नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज जेएनआर के भी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियार जी के साथ। नमस्कार आपको। नमस्कार प्रदीप जी नमस्कार। और प्रदीप जी और मैं, हम दोनों कहाँ हैं? नेशन नाउ पर। नेशन नाउ हमेशा हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। To all our viewers in China, ni hao. To all our viewers in Japan, konnichiwa. Pradeep ji. Abariako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. So Pradeep ji, Modi ji in Mumbai today, he's still here, and the best part is Keir Starmer, the UK Prime Minister, is also here. Yeah, of course, yes. With the largest ever UK trade delegation, which has come over here. Yes. So I think the British have decided that wherever Mr. Trump has retreated, they will step in, which isn't that wonderful? Wonderful. I mean, after all over, across the world, it is only business and economics that drive economies. Sympathies or alliances without any purpose doesn't matter. So everywhere they see an opportunity with India. As Starmer said, he says India is an emerging global power. It's an emerging global economic power, and we need to discuss and have a trade deals with India. World Bank again has proposed the first FY26 6.5% GDP growth for India, the fastest growing economy, the World Bank. So, it's all good news for India from all sides. We just need to have the patience, like Prime Minister Modi is doing, with the backing of the RSS. They talk about Swadeshi, लाओ, स्वदेशी खरीदो, मंत्र है स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी। दिवाली की गिफ्ट भी जब देते हो तो स्वदेशी चुनो, स्वदेशी खरीदो और स्वदेशी बांटो। कहने का मतलब ये हुआ कि जहाँ तक स्वदेशी का प्रश्न है, लेकिन स्वदेशी में जैसे आपने कहा, सब्र की बहुत जरूरत है, बहुत सब्र की जरूरत है, पेशेंस की बहुत जरूरत है और बहुत मेहनत की जरूरत है। क्या है कि इट इज सो कन्वीनियंट, बड़ा कन्वीनियंट होता है ना प्रदीप जी। बिल्कुल, बाहर का माल खरीद लो yes. अपना बनाने के बजाय। तो मतलब अगर आज हम लोग अपना बनाते हैं तो मतलब बहुत जबरदस्त चीज हो जाती है ना। अभी देखिए, मोदी जी ने इनॉग्रेट किया नया एयरपोर्ट नवी मुंबई का, उसके बाद वो अंडरग्राउंड मेट्रो जो है, टोटली अंडरग्राउंड है वो, तो मेट्रो 3 मतलब आरए से लेकर के जहाँ तक विधानसभा है, तकरीबन नारीबन पॉइंट तक है, विच इज फैंटास्टिक, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और उसके अलावा बाकी सब चीज़ें भी हैं। देयर आर ऑफ कोर्स टीथिंग प्रॉब्लम्स एज देयर आर एवरीवेयर। और आप अगर देखेंगे जहाँ पर भी जो भी नई चीज़ इनॉग्रेट होती है, उसके बाद आप देखेंगे कि सब लोग जो हैं वो तस्वीरें निकाल देते हैं कि यहाँ पर देखो पानी आ गया, यहाँ पर क्रैक आ गया, यहाँ पर, या भाई कोई नई चीज़ बनती है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होती है, ऐसी क्या बात है। बट इन अनदर 2 years, 1-2 साल में मुंबई विल बी द बेस्ट प्लेस इन इंडिया टू बी इन। 14 मेट्रो लाइन्स, 3 एयरपोर्ट, ना सेकेंड वाला यहाँ पर हो गया नवी मुंबई में। दे आर प्लानिंग वन मोर, वर्धवन पोर्ट के पास। तो वर्धवन, नवी मुंबई, यू गो 3 एयरपोर्ट्स। प्रदीप जी, मेरे लिए तो मुंबई सबसे खूबसूरत शहर है पूरी दुनिया में। I would not like to live anywhere else except Mumbai. Very frankly speaking, it is the city to be in, the only city to be in, very frankly. और मैं दिल्ली वाला हूँ, and I would never like to go back to Delhi, not to live in anywhere. मतलब, but it's a lovely city, it's a beautiful city, and thank God it is getting world-class infrastructure. So thank you very much, Mr. Prime Minister. That's very very nice of you that you have paid so much of attention to this city. So good. और क्या हो रहा है कि इस शहर के ऊपर आपका जो ध्यान है, मानते हैं बीएमसी चुनाव आने वाले हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है कि बहुत कुछ हुआ हो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, लेकिन व्हाई नॉट प्रदीप जी, व्हाई नॉट? जैसे प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि द नवी मुंबई एयरपोर्ट प्लान्स वर इन प्लेस 2 decades earlier in the Congress regime, and it never happened. It never happened because environmental clearances जो देना था करीबन 20 या 8, वो नहीं दे पा रहा था। सर वो ऐसा था कि एनवायरमेंट क्लियरेंस जो थी वो एनजीटी के पास बहुत ज़्यादा पावर थी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के पास, which is why if you notice our friend BNK साहब was kind of disoriented yesterday। वो अभी क्या हुआ है कि वो पावर्स वगैरह ले ली गई हैं उनसे, और उनसे कहा गया कि भाई जो लोगों के हित में जो कोई चीज़ है उस पर आप प्लीज़ आड़े हाथे ना आइए, आप ज़रूर एडवाइस करें कि ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, मानता हूँ, लेकिन फिर भी आई थिंक मिस्टर मोदी इज डन अ वंडरफुल जॉब। लेट्स गो स्ट्रेट अक्रॉस। आई थिंक वी हैव गॉट आवर डियर ओल्ड फ्रेंड अली दारूवाला साहब विद अस। दारूवाला साहब नमस्कार। How are you, sir? Arre, look at that red T-shirt and look at him.
This is really lovely. I absolutely love seeing this guy. So, Darwala Sahib, the Prime Minister has inaugurated a new airport. I think it will be operational by December. By December तक ऑपरेशन होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे करके जो जितनी भी फ्लाइट्स आज की तारीख में मुंबई एयरपोर्ट की हैं टर्मिनल 2 वाली वो सब शिफ्ट हो जाएंगी नवी मुंबई में और जो नहीं होंगी पीपल विल बी गिवन द चॉइस कि आप मुंबई से जाना चाहते हैं कि नवी मुंबई से जाना चाहते हैं ये भी होने वाला है फैंटास्टिक एंड प्लस अंडरग्राउंड द एंटायर थिंग फ्रॉम आरए राइट अप टू विधान भवन इट इज the underground metro that has been inaugurated and right now I think he is very close to our office at the FinTech conference at the Geo Center. So fantastic. So Darwala sahab, congratulations. Thank you. लेकिन अभी आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए आपको तो आगे डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहिए आंदोलन करना चाहिए आपको ये बोलना चाहिए ये सिर्फ मुंबई के लिए क्यों पुणे के लिए क्यों नहीं कहिए दरवाला साहब Nothing, the flagship programs that are happening, the petrol ka price that we are paying, is we can see where this money is going. It is going for all the development work that is going on, Rajiv sir. Yes. Rajiv sir, you'll be surprised. We are talking about an international airport, 3 airports in Mumbai. We have a very nice airport in Pune, which was really just recently renovated. And we are almost, the government in Maharashtra is almost finalizing the international airport, which is coming hardly 16 kilometers from Pune. It is a state-of-the-art airport. Till now, 800 acres of land has already been acquired. We are in the process of acquiring another 400. What is this that I'm getting? I'm getting a percussion beat. I'm getting a jazz beat from Mr. Daruwala. What's going on? ये ढोने साहब के आती क्या हो गया यहाँ पे? ढोने साहब क्या किया आपने? दारूवाला साहब को जैम कर दिया लगता है. Gentlemen, can we get rid of that? Can we get that audio back, please? जरा ऑडियो को वापस लाइए दारूवाला साहब के. बड़ी मेहरबानी होगी. Thank you. In the meantime, ढोने साहब, thank you very much for coming. Yeah, you're back. अभी आ रही है. But I'd like to show you guys one thing. I don't know whether you've seen it. You must have seen it already. Dr. Dhone is with us from Akola, from the Congress, and Daruwala Saab from Pune. Can we have that Keir Starmer footage, please? I really would love to see it with the audio. Keir Starmer's in the cockpit of the British Airways plane and talking about how excited he is to land in Mumbai, and he has brought the largest trade delegation ever from UK. Let's take a look at that, please. Can we have that on full frame, please? Go ahead. Prime Minister, I'm in the cockpit. I can't hear it. And a very warm Thank you. welcome to BA Flight 9100 to Mumbai. It's really fantastic to have you all on board. This is the biggest trade mission to India that the UK has ever sent. So I'm much looking forward to working with you as we explore all of the opportunities and take full advantage of the opportunities in our new free trade agreement. So safe flight everybody, enjoy the flight, and I'll give you further information once I've taken off. Thank you. A natural. Did you say when I turn off? Yes. This is the Prime Minister. I'm in the... This is really good. I've never seen a Prime Minister do that. Have you ever seen a Prime Minister No, do that? I've never seen Ali Daruwala Sahab. There's No, the Prime Minister of Britain in the cockpit saying how excited he is. He's telling everybody on the plane, this is the largest ever trade delegation which is going to India, and how excited he is about reaching Mumbai. I don't think I've ever seen a Prime Minister do that. Daruwala Sahab, please go ahead. What do you think? Nothing. So I will just complete. Am I audible? Yeah, Yes, now you're audible. fantastic. Yes. Yeah. Secondly, I was just completing my statement. Please go ahead, In sir. Pune, there is a place called Purandar, which is hardly 16 kilometers Yes. from Pune city. Over there, the government has acquired 800 acres of land. Another 400 acres is in the final stage, and which will be completed by December. So over here, it would be very premature. I'm not the aviation authority over here, but I can assure you by December, Pune will be connected not only for domestic, international, as well as for trade, for all the cargoes that will go for the agriculture products for the Vidarbha region of Maharashtra. All the flights will take off from Pune. This is the rate at what we are developing. In last 3 years, what has happened in Pune, like you talked with certain spokesperson who talked pinpoint of Varanasi and Uttar Pradesh, where this channel is very famous now.
But I would like to make you understand that even Pune is watching. A lot of people in Pune are watching Nation now. And through you, I would like to announce and to let the people know that in Pune, we are completing the metro rail all over the town. Over here, the roads that lead to Sholapur, the roads that lead to Purandar area, over here in Pimpri Chinchwad, we have finished all the rail metro work. Stations have been completed. This is the space at what Devendra Fadnavis ji, Eknath Shinde, and Ajit Pawar ji are working relentlessly day and night. So this is the story of New India, Nava Maharashtra, and this is how we need to bring our flagship programs and our development to the people. Gee. That's how they should know. Over here, just talking about what is the Vichardhara and what is happening and negativity. Let us talk of positive things in Maharashtra. Nevertheless, besides this new airports, roads, rail, metro, and underground trains over here, after the batting of monsoon, the 3 months of monsoon that Maharashtra faced, the amount of damage the crops and the roads in Maharashtra have suffered is no man's business. And every single household, like common citizen like you, me, Dhoneji, were fed up. And this part of information was shared with all the officers over here because we do not have corporations in existence. It was shared with the highest level. And on war footing, I can tell you, you can go and see out on war footing, road work has started. Leaving aside Bombay, because Bombay has most of it as concretized, where your tar road is being done over here, patchwork has already begun. And by October end, if you find any bad roads, I am telling you with responsibility, you can pull me up. I will make sure that corporation, Nagarpalika, whatever Zilla Parishad is in charge over there, I will make sure that the citizens of this country, of Maharashtra, Pune, everybody, they get a proper road. Darwala sir. Electrification, you have seen, we do not have blackouts anymore. Satpal ji. I hope you retain your tarred roads. I hope you retain those. I hope you don't concretize them. Please I don't know don't. what to. सर टार्ड रोड रखिए, जो पुरानी मेटल रोड होती थी वही रखिए, बहुत अच्छी होती है वो, फटाफट रिपेयर हो जाती है. कॉन्क्रीटाइज रोड बनाओगे 6 महीने लग जाते हैं एक सड़क को रिपेयर करने में, बट इट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, सो अ लॉट ऑफ मनी इज टू बी मेड ऑल अराउंड. जी प्रदीप जी, आप बोल रहे थे. दारूवाला साहब आलोचना कर रहे, सकपाल जी, हर्षवर्धन सकपाल जी आलोचना कर रहे, विजय विदेटीवार आलोचना कर रहे, बोले आप कौन सा पैकेज की बात कर रहे हो? 31,628 करोड़ का पैकेज आपने दे दिया है, मगर फार्मर्स को 50,000 पर हेक्टर सकपाल जी कह रहा कि 50,000 पर हेक्टर देना चाहिए, और जिसका सॉइल चला गया है along with the rains, along with the floods, उनको 5 लाख रुपया देना पड़ेगा. क्यों नहीं देते हो आप? दारूवाला साहब नहीं दे रहे हो आप. आपका फाइल अडानी और अंबानी का फाइल करते, फटाफट साइन करते हैं फाइल, मगर गरीब खेती जो फार्मर्स हैं उनके फाइल साइन करने के लिए आपका हाथ कांपते हैं. ये आप पे आरोप है. Your hands are shivering when you sign the files of farmers, not Adani and Ambani. बोलिए दारूवाला साहब. नहीं क्या बोलिए, आई एम नॉट अथॉरिटी ओवर हियर to give any relief package just on the TV show over here. Things have been, reconciliation is being done, people are working on it, officers are there, collectors have been asked to make the review, submit the plan. देखिए ये सरकार का, आपका, मेरा टैक्स पेयर का पैसा है. We just cannot pick up and give 5 lakhs, 50 lakhs, 20 lakhs. ये ऐसा यहाँ पे खेल और मजाक नहीं होता है. We are running a government, though even if I was in the opposition, हम लोग ऐसे ही बोलते 2 लाख दो, 5 लाख दो, कौन से मेरे जेब के जा रहे. सरकार चलाते हुए जो आमदनी है उसकी एक आवक है, उसका एक पैरामीटर होता है, आप कितना खर्चा कर सकते हो. ऐसा तो नहीं यहाँ पे कुछ हमको ऑडिट दे के कोई मार्क्स चाहिए, सरकार में पैसा रख के हमको थोड़ी ना उसका कोई इंटरेस्ट कमाना है. अगर है पैसा, अगर रोड मैप है तो पक्का मैं भी ये मतभेद का नहीं हूँ, मैं ये आपके समर्थन में हूँ. अगर शेतकरी को जो मैक्सिमम दे सकते, बड़ी राजा को दो दे सकते, उसके समर्थन में मैं हूँ. सरकार काम कर रही है. अभी से बारिश खुला है, 2 दिन हो गया. Let us wait and watch. The retrieving monsoons are just started. Let's see what are the But this is damages and interim to what relief anyway. extent the government can relief को कितने कहाँ तक के हम extend कर सकते हैं. लेकिन दारूवाला साहब, this is interim relief anyway. They've said a complete audit will be held. उसके बाद देखेंगे बाकी और कितना देना है. That's what I said. Yeah. ये पूरा नहीं है. ढोने साहब and राकेश प्रजापति साहब, welcome sir, welcome. Always a pleasure. नमस्कार सर, नमस्कार. नमस्कार सर, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद. Lovely to see Professor Rakesh Prajapati साहब.
और राकेश प्रजापति साहब की जो इंसाइसिव एनालिसिस होता है ना, उनका जो विश्लेषण होता है पहना, अरे साहब जबरदस्त, फैंटास्टिक। डॉक्टर ढोने साहब, प्रधानमंत्री जी आज मुंबई में हैं, नवी मुंबई का एयरपोर्ट उन्होंने इनॉग्रेट किया, उसके बाद वो जो नई मेट्रो लाइन है उसको भी इनॉग्रेट कर दिया है, चालू हो गई है वो। और अभी वो हमारे ऑफिस के पास में ही है, जियो सेंटर पे हैं, फिनटेक, वहाँ पे एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस चल रही है अबाउट फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, उसको लेकर के। और केयर स्टारमर जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी आज यही हैं विद द लार्जेस्ट ट्रेड डेलीगेशन। तो सर ये कहा जा रहा है कि यूके इज स्टेपिंग इनटू द गैप लेफ्ट बाय मिस्टर ट्रंप, वो एडवांटेज ले रहे हैं यूके आके यहाँ पे। तो क्या कहेंगे सर इसके बारे में आप, धोने साहब? नहीं, सबसे पहले तो इस सरकार ने पहले तो डिक्लेयर कर दिया कि दीबा पाटिल साहब का नाम देने वाले जी। नवी मुंबई एयरपोर्ट को, लेकिन जो उसकी कार्यक्रम की पत्रिका आई है उसमें दीबा पाटिल का नाम नहीं था कि दीबा पाटिल एयरपोर्ट का उद्घाटन है, ऐसा कुछ भी नहीं था जी। जब सब कांग्रेस के लोगों ने इसका सोशल मीडिया पे विरोध करना शुरू किया तो उसके बाद में उन्होंने आइन टाइम पे बोले कि ये दीबा पाटिल का नाम दिया गया है। तो एक तो ये हो गया, ये पहले उन्होंने नहीं दिए, पहले बोल दिया, फिर उनकी इच्छा नहीं थी, फिर से दिया है। और रही आपकी जो इसका बोल रहे आप व्यापार जगत की बात कर रहे हैं जी, 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 जी। कि यूके के प्रधानमंत्री आए हैं, तो हर कोई देश अपने देश के लिए आता है, कोशिश करता है कि हमारे देश में कुछ इनके भी उद्योग आने चाहिए या उनका जो है कुछ चीज़ें इस देश में आनी चाहिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ये होना चाहिए, बराबर है। लेकिन सबसे बुरी बात देखिए, वो उन्होंने जो ट्रंप ने अपने टैरिफ लगाया इस देश पे, तो वो बात अलग है, लेकिन इस देश को जो अपमानित करने का काम उन्होंने किया है जी। कि वो बहुत बुरी बात है। सर व्यापार तो ठीक है, अमेरिका ने ये किया, तो अमेरिका से तो ज़्यादा पॉपुलेशन भारत की है, चाइना की है, और उनके पास ज़मीन ज़्यादा है, हमारे पास पॉपुलेशन ज़्यादा है। पॉपुलेशन जिसकी ज़्यादा वहीं पे व्यापार चलेगा, उसी को ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत लगेगी, ये तो हकीकत है। इसीलिए उसमें तो अमेरिका का, यानी अमेरिका ने अपने देश का अपमान किया, वो बुरी बात है। बाकी उन्होंने टैरिफ लगाया तो लोग तो रास्ता निकाल ही लेते हैं। दोनों साहब, फडणवीस साहब और बीजेपी का कहना है कि महाराष्ट्र फ्लड रिलीफ सबसे ऐतिहासिक, सबसे बड़ा कॉम्पनसेशन है पूरे इतिहास में महाराष्ट्र का। आप उसमें भी आलोचना करने लगे। 31,628 करोड़, इससे पहले ऐसे कभी हुआ नहीं था कि इतना बड़ा फ्लड रिलीफ में कॉम्पनसेशन लोगों को दे। और जिस प्रकार से हर चीज से लेके गाय आपका चले गए तो उसके लिए 37,500, आपका छोटे छोटे पोल्ट्री गए तो उसका हर एक चिकन का 100 रुपया, यानी इतने डिटेल्ड में जाकर इस प्रकार से देना कभी हुआ नहीं महाराष्ट्र के इतिहास में। फिर भी आलोचना, विजय वडेट्टीवार, हर्षवर्धन सकपाल जी, इतना नहीं 50,000 दो, 37,500 से नहीं चलेगा, 3,050, 3.5 लाख ठीक नहीं है, 5 लाख दो। ये किस हद तक आपका ठीक है? इतना ऐतिहासिक बीजेपी का कहना रेवोल्यूशनरी कॉम्पनसेशन है फ्लड रिलीफ महाराष्ट्र में। दोरे साहब, सर इनके बातें बड़े बड़े रहती है, इनके जो शब्द रहते हैं बहुत बड़े बड़े रहते हैं, भव्य दिव्य शब्द रहते हैं, क्रांतिकारी निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय, ना भूतो न भविष्यति, इस प्रकार की भाषा वो करते हैं। उनके पास अच्छे अच्छे शब्दों का संग्रह है, बुद्धिजीवी लोग हैं उनके पास, वो बताते हैं उसको, जैसा छोटी से जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं वो, तिनके का पहाड़ बनाना बोलते हैं ना, तो उसी तरह की ये करने वाले लोग हैं। और आप अगर देखेंगे सरकारनामा जो सकाळ पेपर है, जो महाराष्ट्र का सबसे ज़्यादा प्रकाशित होने वाला अखबार है, जो अजित पवार की आजकल उस पर ज़्यादा चल रही है, शरद पवार, अजित पवार इनके मालकी का पेपर है, लेकिन अजित पवार की ज़्यादा चल रही है उसमें। तो वो अखबार ने एक सर्वे किया हर डिस्ट्रिक्ट से, तो मैंने पढ़ा, वो कल ही पढ़ा मैंने, तो सिर्फ मराठवाड़ा में नहीं है, उधर सोलापुर जिले में, कोल्हापुर जिले, हर जगह पे वहाँ पे बहुत सारी तबाही हुई है। और इतनी तबाही हुई सर कि इतना भूतो न भविष्यति तबाही हुई है। तो सरकार को शर्म आएगी कि अगर अपन 31,000 करोड़ नहीं देंगे तो लोग तो अपने को गालियाँ देंगे, इसलिए उनको मजबूरी में इतना दिया है। हालांकि जितना नुकसान हुआ है उस तुलना में ये सहायता कम है।
253 डिस्ट्रिक्ट कवर किया है, 253 डिस्ट्रिक्ट। बीजेपी देवेंद्र फडणवीस जी का कहना है पूरा कवर कर दिया है, फार्मर लोग के दिलों में बस कर ये डिसीजन ले लिया है, उनसे दिल को टटोल कर। ऐसे ऐतिहासिक डिसीजन है दोनों साहब। सर ऐसा है जो एरिया में तबाही हुई वहां तो कुछ ना कुछ देना पड़ेगा ना। जो एरिया में तबाही हुई, सरकार की रिपोर्ट आई कि यहाँ पे बहुत सारा नुकसान हुआ, वहां पे उन्होंने दिया है। लेकिन हमारा ये कहना है कि जिस संख्या में नुकसान हुआ, जिस तरह प्रमाण में नुकसान हुआ है, उसके प्रमाण में ये मदद नहीं मिली है, ये कम है। और सर ऐसा है कि ये सरकार अब ये बोलते हैं कि ये बांटने का काम भले 50,000 करोड़ दो, 5 लाख करोड़ दो, ये कोई अभी दारोवाला साहब ने बताया है कि भाई सरकार में चलते ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन 10-10 हजार बिहार के महिलाओं के खाते में गए हैं, क्यों? वहां पे इलेक्शन है इसलिए वो सरकारी खाते से गए ना। मोदी जी ने डिक्लेयर किया है जी। कि हर बहनों के खाते में 10-10 हजार रुपए हमने डाल दिए हैं। तो ये तो यानी जनता का पैसा लूटा जा रहा है, काय के लिए? तो वोट लेने के लिए। ये पहले मध्य प्रदेश में हुआ है लाडली बहना, जी। फिर महाराष्ट्र में हुआ है लाड़की बहन, अभी बिहार में हो रहा है। लोगों को इतनी बुरी हालत कर दी है मोदी सरकार ने और नीतीश कुमार ने, और पूरे जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पे इतनी बुरी हालत कर दी है कि लोगों को 10,000 अमाउंट यानी बहुत बड़ी लगती है सर। लेकिन धोनी साहब, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूं आपसे। मुझे जरा डिसअपॉइंटमेंट है कांग्रेस, और वो राकेश प्रजापति जी से भी मैं पूछूंगा उसके बारे में कि भागलपुर में 1024 हेक्टेयर जमीन जो है वो दे दी अडानी जी को 1 रुपए पे। 1 रुपए पे दे दी सर, 1 रुपए पे अडानी जी को। वहां पे कोई 10 लाख आम के पेड़ हैं, न जाने कितने और पेड़ हैं, कटहल के पेड़ हैं, बागी बागी जो चीजें होती है वो भी सारे काटे जाएंगे। वो उसके ऊपर आप लोगों का प्रोटेस्ट नहीं हो रहा? क्या अडानी जी के साथ डील हो गई सर आपकी? धोनी साहब नहीं हो रहा है सर, उसका तो विरोध कर रहे हैं ना, उसका तो कांग्रेस ने विरोध किया है, तभी तो ये जानकारी आई ना। भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी बोली है कि अडानी जी को वहां के जो लोकल पत्रकार थे, ये तो कांग्रेस ने विरोध किया, इसीलिए जानकारी आई ना सर। जानकारी इसलिए आई कि वहां के जो लोकल यूट्यूबर हैं उन्होंने जानकारी दी, और उनमें से काफी लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। सर आप जैसे लोग और यूट्यूबर के भरोसे ही अब विपक्ष को काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि बाकी तो अब सब बिक गए लोग। राइट, सो लेट मी गो अक्रॉस टू राकेश प्रजापति साहब। प्रोफेसर साहब नमस्कार। प्रोफेसर साहब जी, ये बताएं सर, नमस्कार सर भागलपुर में 1024 एकड़ के हेक्टेयर है, मैं देख लेता हूं, आई थिंक इट इज हेक्टेयर 1024। सर भागलपुर में वो नए पावर प्लांट के लिए दे दिया सर 1 रुपए के लिए, 30 साल के 1 रुपी पर ईयर 30 साल की लीज पे दे दिया सर। सर ये क्या है सर, आप बताइए ना, व्हाट इज गोइंग ऑन हियर? राजीव जी बोलिए सर। ये मैं जिसे कहता हूँ ना, अंधभक्तों की सरकार चल रही है जी। आपको शायद याद होगा जब धारा 370 हटाई गई थी इस देश जम्मू कश्मीर के अंदर जी। तो भाजपा के जो कार्यकर्ता थे बड़े खुश हो रहे थे और लगातार लिख रहे थे कि अब जम्मू कश्मीर में प्लॉट लेना आसान हो जाएगा, अब जम्मू कश्मीर से शादी करना आसान हो जाएगी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, ये भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, ये बता दें किसी भी एक भाजपा के कार्यकर्ता ने जम्मू कश्मीर के अंदर 1 इंच जमीन खरीदी हो, 1 इंच। वहीं दूसरी ओर अडानी ने 90% सेबों के बगान पर कब्जा कर लिया, 90% सेबों के बगान पर कब्जा कर लिया। आज अभी मैं कल एयरपोर्ट पर काफी दिनों पर जाने का मौका मिला था, अभी मैं लगभग 4-5 महीने बाद गया, तो अभी लखनऊ एयरपोर्ट पर देखा मैंने, लखनऊ एयरपोर्ट पर हर चीज अडानी की नजर आ रही थी, हर चीज अडानी की नजर आ रही थी। और 10 रुपए की जो बोतल पानी की मिलती है ना बाहर, वो वहां पर 65 रुपए की खरीदी मैंने, और जो 20 रुपए वाली बोतल थी वो 120 रुपए की थी। ये क्या चल रहा है इस देश में? लुटाई चल रही है, नहीं चल रही है जिस तरीके से। अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आपने खुद बताया कि बिहार की महिलाओं को 10-10 हजार रुपए देने का काम इनके द्वारा किया गया। ठीक है, बढ़िया बात है, गरीब महिलाओं को 10 हजार रुपए दे दिए। लेकिन आप सोचिए 10 हजार रुपए दे करके सोना, जो सोना 1 लाख रुपए था अभी 15 दिन पहले, 15 दिन के अंदर 30 हजार रुपए बढ़ा दिए, 30 हजार रुपए, और आज सोने का रेट 1,30,000 रुपए कर दिया। चांदी
जो 1 लाख के आसपास चल रही थी वो 1.5 लाख पहुंच गई। बताइए 10,000 रुपए दे करके सीधे एक एक तोला पर 30,000 रुपए बढ़ा रहे हो, एक एक किलो चांदी पर 50,000 बढ़ा रहे हो। ये आम लोगों की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर आलू की बुवाई का समय आ गया है और आलू बोने का समय आ गया है। मैं खुद परेशान हूँ, मैं लगभग 20-22 बीघा आलू करता हूँ, मुझे डीएपी नहीं मिल पा रही है पिछले 15 दिनों से। ये बैठे हुए दारू वाला जी बताएं डीएपी मिल रही हो। उत्तर प्रदेश के अंदर चैलेंज दे रहा हूं मैं, अभी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर दारू वाला जी डीएपी नहीं है। किसान को जब यूरिया की जरूरत होती है तो यूरिया नहीं मिलती, डीएपी की जरूरत होती है डीएपी नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि आप लोग पूंजीपतियों के हवाले आपने देश को छोड़ दिया है। चंद पूंजीपति पूरे देश पर कब्जा करके बैठे हुए हैं और इसमें भारतीय जनता पार्टी का महत्वपूर्ण रोल है। आज जिस अडानी को 15-16 साल पहले कोई जानता नहीं था, आज पूरे भारत के अंदर आपने ही देखा कि लीज पर, बताइए लीज पर 1 रुपए में 2400 एकड़ जगह दे दी। अरे भाई दारुल जी हमें दिलवा दीजिए 1 एकड़, हम 1 लाख रुपए दे देंगे। आपने 1 रुपए को उसमें दे दी, हम 1 लाख रुपए देंगे। हंसिए मत, मुस्कुराइए मत, मैं चैलेंज दे रहा हूँ आपको। 1 एकड़ का मैं 1 लाख रुपए दूंगा, दिलवाइए लीज पर। 2 एकड़ का 2 लाख दूंगा, 3 एकड़ का 3 लाख दे दूंगा। भाई वाह, ऐसा अडानी में क्या है कि अडानी को सब कुछ देते जा रहे हो? ऐसा क्या है सब कुछ अंबानी को देते जा रहे हो? पूरा देश आपने अडानी के हाथों बेचने का काम कर दिया, पूरा देश आपने अंबानी को बेचने का काम कर दिया। प्रदीप जी, ये देखिए मैंने आपके चैनल पर कई बार कहा, ये संवेदनहीन लोग हैं, इनके अंदर संवेदना नाम की चीज नहीं है। इनकी संवेदना पूरी तरीके से मर गई है, क्योंकि जाकी ना फटी विवाई बोका जाने पीर पर आई। ये लोग जो जितने भी बैठे हुए, चाहे हमारे उत्तर प्रदेश में योगी बाबा बैठे हों, चाहे देश में हमारे मोदी जी बैठे हुए हैं, इनको कोई काम नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ, अब बताइए मोदी जी 2 लाख का सूट पहनते हैं, 2 लाख रुपए किलो की मशरूम खाते हैं, 1,000 रुपए लीटर वाला पानी पीते हैं। अरे ये देश का प्रधानमंत्री है भाई, 2 लाख रुपए का पेन लगाते हैं, 2 लाख रुपए का पेन। हम सबसे कहते हैं मेक इन इंडिया यूज करो, इंडिया की चीज यूज करो, अपना खुद पूरी तरीके से विदेशी भरोसे बैठे हुए। आप देख लीजिए, सर्वे करा लीजिए। तो डॉक्टर प्रजापति, मैं तो बस इतना कहना डॉक्टर चाहूंगा प्रजापति कि इस देश में लोकतंत्र पूरी तरीके से मर चुका है। लोकतंत्र को बचाने की जिम्मेदारी हम सभी की है। दारूवाला जी से जरूर कहूंगा, दारूवाला जी दिलवाएंगे नहीं दिलवाएंगे 2-4 एकड़ जमीन हमें भी दिलवा दीजिए, ठीक है ना। अडानी को जब 2400 एकड़ दे सकते हो तो 1024 है को भी दे दो। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, प्रदीप जी और राजीव जी को ही दे दो, कुछ तो दया करिए। दारूवाला साहब का कहना है कि इनको ही दया कर दीजिए। हमसे को नहीं मिलने वाला सर। मोदी ने डबल एयरपोर्ट बना दिया। आपके काल में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे डॉक्टर प्रजापति साहब। डॉक्टर प्रजापति साहब करेंगे, हम सरकार ने जमीन दी है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। डॉक्टर प्रजापति साहब, आपके जमाने में सिर्फ 74 एयरपोर्ट थे, मोदी साहब ने 148 कर दिया उसको, यानी उनको डबल कर दिया। उसमें से सिर्फ 8 एयरपोर्ट अडानी को गए हैं, ज्यादा नहीं गए हैं, 8 एयरपोर्ट गए हैं अडानी को। बाकी चांस है, जैसे आप कह रहे हैं कि आपको भी चांस है, बिकॉज एकनाथ शिंदे जी का कहना है कि मोदी जी 220 एयरपोर्ट 2030 तक बनाएंगे, तो वैकेंसी है। मैं यूपी के मुद्दा पर आता हूं। आजम खान जी से मिले अखिलेश यादव जी, आजम खान जी से मिले। आजम खान जी ने कहा कि सिर्फ अखिलेश यादव जी आए, बाकी समाजवादी पार्टी के लोग ना आए, बिकॉज उनका कहना है कि जब रमजान वगैरह के वक्त था तो मेरी बेगम अकेली रो रही थी, कोई पूछने तक नहीं आया। तो और अखिलेश यादव जी शायद 2 साल के बाद आजम खान जी से मिले। तो किस प्रकार से देखते हो, क्या ये माइनॉरिटी अपीसमेंट आपको अभी याद आया 2027 इलेक्शंस में जो बीजेपी का आरोप है आप पर, तो कैसे देखते हो? क्या आजम खान जी पूरे अल्पसंख्यक वोट इस तरफ ले सकते हैं? किस प्रकार से देखते हो डॉक्टर प्रजापति? प्रदीप जी, आजम खान जो है हमारी पार्टी के फाउंडर मेंबर हैं, और फाउंडर मेंबर ही नहीं रहे, बल्कि जब समाजवादी पार्टी बन रही थी उस समय पर नेताजी के साथ अगर कदम से कदम चलने वाला कोई नेता था तो आजम खान थे। और आजम खान थोड़ा सा तकरीर करते हैं, आजम खान का थोड़ा व्यवहार ऐसा है, आजम खान की थोड़ी भाषा शैली ऐसी है कि वो थोड़ा सा तीखा जरूर बोलते हैं,
लेकिन आजम खां पक्के समाजवादी हैं, समाजवादी उनके रग रग में बसा हुआ है। क्यों? क्योंकि देखिए, आप भी मीडिया की भाषा मत बोला करिए, कभी कभी प्रदीप जी आप भी जो है गोदी मीडिया की भाषा यूज कर लेते हैं, ये थोड़ा सा लगता है, क्योंकि गोदी मीडिया तो आजम खां को बसपा में भेज रही थी, कभी कहीं भेज रही थी, कभी कहीं भेज रही थी। एक बात क्लियर है, आप समझ लीजिए, आजम खान ने कह दिया है कि मैं समाजवादी था, समाजवादी रहूंगा और समाजवादी झंडे में ही जाना पसंद करूंगा। ये बिल्कुल क्लियर है। हाँ, रही बात अकेले की मीटिंग की, तो देखिए कुछ बातें हैं, क्योंकि आजम खान को पिछले 5 सालों से परेशान किया जा रहा है। अरे प्रदीप जी आप सोचिए, एक व्यक्ति, मैं तो इसलिए आजम खान को सम्मान करता हूं, आजम खान का इसलिए फैन हूं कि उस व्यक्ति ने जीवन में उनका वो भी इंटरव्यू की जिक्र किया करिए ना, उन्होंने कहा मैंने मुलायम सिंह जी से कुछ नहीं मांगा, सिर्फ एक यूनिवर्सिटी मांगी है। धन्य ऐसा व्यक्ति जो शिक्षा की बात करता है। आज हमारे मुख्यमंत्री से मांगेंगे तो क्या मांगेंगे? मंदिर मांगेंगे, मस्जिद मांगेंगे, गुरुद्वारा मांगेंगे, इनसे क्या भला हो रहा है? उस व्यक्ति ने क्या मांगा? एक यूनिवर्सिटी मांगी, और उस यूनिवर्सिटी के अंदर मैं बता दूं प्रदीप जी, मैं तो गया हूँ, राजीव जी वहां गया हूँ, लगभग 27 मुल्क के बच्चे पढ़ते हैं, 27 मुल्क के बच्चे। क्या उन्होंने गलत काम किया? और बताइए, क्या एक कैबिनेट मंत्री रहा हो कई बार? आप बताइए। अच्छा, भारत में, हिंदुस्तान में, पूरे भारत का चैलेंज दे रहा हूं प्रदीप जी, बताइए कोई एक व्यक्ति बता दीजिए जो लगातार एक ही असेंबली से 10 बार विधायक बनाओ, बताइए, एक बार सांसद बनाओ, एक बार राज्यसभा बनाओ, 11 बार पूरे हिंदुस्तान के अंदर चैलेंज है इस बात को, 11 बार कोई भी विधायक और सांसद नहीं बन सकता, क्योंकि एंटी कन्वेंसी हो जाती है। वो नेता है तभी तो उसको लोग जिताते हैं। आप बताइए, वो व्यक्ति मुर्गी चोरी करेगा? मुर्गी चोरी के मुकदमा लिखवाए गए उन पर, और मुर्गा चोरी के नहीं लिखवाए, चोरी नहीं बताए गए, चोरी तो छोटी चीज होती है, डकैती के लिखवाए गए, किताब चोरी के मुकदमे लिखवाए गए, बकरी डकैती के मुकदमे लिखवाए गए। बताइए, एक व्यक्ति एक कॉफी दुकानदार को लूटने का मुकदमा लिखवाया गया। बताओ, एक कैबिनेट मिनिस्टर जो जिसके पास ना जाने कितनी संपत्ति हो, वो कॉफी की दुकान पर गल्ले में 100-200 हजार रुपए होंगे, उसको लूटेगा? तो 114 मुकदमे, फर्जी 114 मुकदमे लिखवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी उनके यहाँ गए, और उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि पहले मैं 1 to 1 बात करना चाहता हूं, और पहले उन्होंने थोड़ी देर 1 to 1 बात की है। उसके बाद पूरे, आपने दूसरी वीडियो देख ली होगी, पूरे परिवार के साथ मिले हैं और पूरे परिवार के साथ बातचीत की है, और उन्होंने फिर बाहर निकल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश जी ने पूरा प्रेस को संबोधित करते हुए कहा है कि आजम खान समाजवादी हैं, समाजवादी रहेंगे, और समाजवादी झंडे में ही जब भी जाएंगे, क्योंकि जाना तो प्रकृति का नियम है, जब भी जाएंगे तो समाजवादी झंडे के साथ जाएंगे। लेकिन फिर ये रूमर कहां से आया सर, ये तो बताइए, ये रूमर कहां से आ गया? ये सर, ये प्रदीप राजीव जी, रूमर मीडिया को, आजकल मीडिया को टीआरपी बढ़ानी है ना अपनी। अरे टीआरपी कैसे बनेगी? आप बताइए भाई, कुछ ना कुछ तो चाहिए। बरेली खत्म, कुछ खत्म नहीं होता है तो बरेली शुरू हो जाता है, कुछ खत्म होता है तो बहराइच शुरू हो जाता है, कुछ खत्म होता है तो संभल शुरू हो जाता है। इनके पास टीआरपी के लिए कुछ है तो है नहीं, तो टीआरपी के लिए बोले आजम खान आएंगे, बहन जी की कल 9 तारीख को मीटिंग है, देखें तो जाएंगे वो आजम खान? नहीं जाएंगे। अरे उनकी पत्नी जो है एसोसिएट प्रोफेसर, उनकी मुलाकात दिल्ली में हुई है, जबकि उन्होंने बिल्कुल नकार दिया कि हमारी किसी से कोई मुलाकात नहीं हुई है। आजम खान प्योर पक्के और सच्चे समाजवादी हैं, समाजवादी रहेंगे, और क्योंकि उनके पास कोर्ट का ऐसा वो लग चुका है कि 2028 तक वो, उनका परिवार का कोई मेंबर्स चुनाव नहीं लड़ सकता, इसीलिए वो चुनाव जरूर नहीं लड़ेंगे। हाँ, 1-2 चीजों को लेकर के वो थोड़ा नाराज थे पार्टी से। आज मुझे उम्मीद है कि वो सारी जो नाराजियां हैं वो दूर हो गई होंगी। केवल रामपुर के लोकसभा चुनाव के टिकट को लेकर के बस हल्का सा थोड़ा सा, और देखिए मैं पहले ही कह चुका हूं, जहां तक आजम खान जी को जो समझता है वो सब जानते हैं कि वो तलखी भरी अंदाज में बोलते जरूर है, लेकिन साफ दिल इंसान है, पक्के राष्ट्रभक्त इंसान है, पक्के देशभक्त इंसान है, पक्के समाजवादी है, और शिक्षा से ओतप्रोत है, और शिक्षा को आगे बढ़ाने वाले। डॉक्टर साहब, एक चीज आजम खान साहब ने कहा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि 2022 के इलेक्शंस में मुस्लिम वोटर्स को एलिमिनेट किया गया वोटर लिस्ट से मुस्लिम वोटर्स को बहुत बड़े पैमाने में एलिमिनेट किया। बहुत सारे लिस्ट से मुस्लिम वोटर्स गायब थे। तो इस पर क्या
आप और अखिलेश यादव जी पूरे पार्टी कुछ सोच रही है, बिकॉज ये बहुत गंभीर आजम खान का स्टडी था इसमें। आजम खान जी कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर्स को निकाला गया। प्रदीप जी, चुनाव आयोग पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हाथों की कठपुतली बन चुका है। अभी अखिलेश यादव जी ने भी, तेजस्वी यादव जी ने, राहुल गांधी जी ने बिहार में जो वोट चोरी का SIR का मुद्दा चल रहा था, उसमें पूरी तरीके से राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और माननीय अखिलेश यादव जी ने 18,000 एफिडेविट दिए थे, 18,000 वोटों की गड़बड़ी का एफिडेविट दिए थे। 10,000 रुपए का एफिडेविट भेजा, 10 रुपए का प्रत्येक का एफिडेविट भेजा। लेकिन ये चुनाव आयोग पूरी तरीके से इतना बिकाऊ चुनाव आयोग हो गया है कि आप ये समझिए कि एक भी एफिडेविट, पहले तो यही स्वीकार नहीं किया एफिडेविट नहीं दिए, बाद में जब मैंने एफिडेविट रिलीज किए सोशल मीडिया में, मीडिया को दिए, तब उन्होंने कहा हमारे पास एफिडेविट आए, लेकिन एक का भी जवाब नहीं दिया। आखिर चुनाव आयोग किसी का पर्सनल नहीं होता है, चुनाव आयोग भारत सरकार का है, एक संस्था है जिसको निष्पक्ष होना चाहिए, लेकिन आज चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। इसीलिए और आजम खान जी ने जो आरोप लगाया वो बिल्कुल ठीक है कि ये गिन करके हमारे PDA के वोट को काटने का काम कर रहे हैं। मैं दारूवाला साहब से पूछता हूँ ना सर, दारूवाला इलेक्शन साहब, दो भारतीय चीजें। जनता पार्टी की इलेक्शन ब्रांच सर दो हाँ बिल्कुल सर, ब्रांच है ED, CBI और ये तुम्हारा इलेक्शन कमीशन, ये तो इनकी ब्रांचेज हैं। साथ में चुनाव आता है, 6 महीने पहले भेज दी जाती है, बोले जाओ CBI जाओ, ED जाओ, देखो कौन सा विपक्ष का नेता है जिसको फंसाना है, किसको जेल भेजनी है, दो समाजवादी और किसके पेच लूज करने हैं। जैसे अजीत पवार थे ना, अजीत पवार, थोड़े दिन पहले अजीत पवार को, आपके ही अजीत पवार तो हमारे प्रधानमंत्री जी जाते हैं, 2 दिन पहले जाते हैं और कहते हैं 5,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार है, उसको जल्दी ही जेल भेजा जाएगा। दारूवाला जी आज क्या है वो, आज आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया उसे महाराष्ट्र का। सारे भ्रष्टाचार, एक मोदी, राजीव जी बस 5 सेकंड और, राजीव जी 5 सेकंड और, एक 2014 के बाद एक डिटर्जेंट पाउडर बना है जी, उस डिटर्जेंट पाउडर का नाम बताऊं मैं जी, मोदी डिटर्जेंट पाउडर या भाजपा डिटर्जेंट पाउडर। उसमें क्या होता है, जितने भी भ्रष्टाचारी, जितने भी बलात्कारी, जितने भी अत्याचारी, जितने भी, वो सब जाते हैं और उस भाजपा रूपी वॉशिंग मशीन में धुलते हैं और धुल करके सब फ्रेश होकर के निकल आते हैं, फिर कोई भी नहीं रहता। जैसे अजीत पवार, बहुत से लोग हैं। दारूवाला साहब, Professor Prajapati has requested you to put forth his application. अरे प्रजापति साहब, मैं पूछ लूं सर। दारूवाला साहब, उन्होंने कहा है कि आप अडानी जी को 1024 एकड़ आपने 1 रुपए में दे दिया, 1 रुपी पर ईयर फॉर 33 years। वो कहते हैं वो 1-1.5 लाख देने को तैयार है सर। जरूर पूछ लीजिए, मुझे दिलवाएंगे कुछ, थोड़ा बहुत मुझे भी दिलवा दे, थोड़ा। अगर आप पूछने देंगे तो पूछ लूंगा ना सर। दारूवाला साहब, अब आप बोले, प्लीज गो अहेड। And which has been given to Adani, it is a build, operate, transfer। वो उनकी मालकी की जगह नहीं है। He is setting up a power plant over there। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे धोने साहब बैठे हैं, जब इनकी सरकार, जब कांग्रेस की सरकार थी महाराष्ट्र के अंदर, वहाँ पे शरद पवार जी ने एनरॉन करके कंपनी थी, एनरॉन को इन्होंने, जो रायगढ़ है ना सर, 1,000 5,000 नहीं, पूरा गांव जो है ना, रायगढ़ का पूरा गांव, वो एनरॉन को दिया था सर। वो तो कभी इलेक्ट्रिसिटी प्लांट तो नेवर टुक ऑफ ओनली। जैसे फिर इनकी सरकार जाने के वक्त, जब इनके साथ में उद्धव ठाकरे जी आए थे, उद्धव ठाकरे जी ने उसको अपोज किया था। वो एनरॉन का जो एक प्रकल्प अगर महाराष्ट्र में आज से 20-25 साल पहले अगर लगता, तो आज महाराष्ट्र का जो एक अवस्था है ना, वो बहुत ज्यादा अलग होती सर। तो ये अपनी खामियां ये लोग बिल्कुल नहीं दिखाएंगे, और मैं तो पूछने में इनको इंटरेस्ट भी नहीं रखता हूँ। एनरॉन का क्या हुआ उसके बारे में इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर महाराष्ट्र को कितना खराब तरीके से फटकारा है, और वहाँ पे जितने भी ये छोटे छोटे गुट होते ना, पॉलिटिकल गुट, वो पैसा वसूल करने के लिए वहाँ पे पहुंच गए। और क्या एक इंडिया का एक जो इमेज था इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, आज इंडिया में कोई भी पावर प्लांट, जर्मन हो या फ्रांस हो, कोई भी इंडिया में एनरॉन के बाद में आने के लिए तैयार नहीं है।
और यहाँ पे इतनी बड़ी कोई कंपनी नहीं है जो इलेक्ट्रिक का जो मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिक प्रोडक्शन है, इलेक्ट्रिक को जो जनरेशन है प्लांट लगाने के लिए, आज इंडिया में कोई भी फॉरेन कंपनी आने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसके चलते हुए जो उद्धव जी जो है, जब उद्धव जी ने जब सत्ता संभाली तो उन्होंने एनरॉन की क्या दशा की, आप सब लोग को मालूम है। राजीव सर, आप जब भी पत्रकारिता करते थे, आप यहाँ पर ये माध्यम से, आपके नेशन नाउ के माध्यम से आप लोगों तक ये बात बता सकते हैं। और ये जो अडानी अडानी कह रहे हैं ना सर, अडानी 2014 में मोदी गवर्नमेंट आया, महाराष्ट्र में जब फडणवीस गवर्नमेंट आया, तो उसके बाद 2019 में 3 साल हमारी सरकार नहीं थी। और मुझे एक ही बताओ, इनका जो ऑपरेशन है, मोदी जी के आने के कितने साल पहले वेदांता जो आयन और कंपनी है, क्लास 35 ईयर से ऑपरेशनल है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि हमने आया और अडानी जी अंबानी जी ने यहाँ पे कोई काम शुरू किया और उनका पहला फैक्ट्री, पहली ऑफिस 2014 के बाद लगी। ये बिजनेस हाउस है सर। और आज ये जो 3 कोलैबोरेशन है, आज टाटास है, बिरलास है, अडानी अंबानी, ये इनकी जो नेटवर्थ है, ये हमारे साथ जो सर्वसामान्य लोग हैं, जो पगारधारी लोग हैं, आज जो लोग शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं, आज शेयर मार्केट से जो लोगों को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, दैट इज क्लोज टू 14 to 15%। आज कितने सारे घर लोगों के ये शेयर मार्केट के ऊपर, कंपनी के अंदर लगे हुए पैसे, और जो इतने अच्छे तरीके से जो परफॉर्मेंस आज इंडिया जो कह रहे थे इज इन द टॉप 5, आज हमारी मार्केट सेंसेक्स इज क्रॉस 80,000, इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 90,000। तो ये जो एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है, उसको मैं हाथ जोड़ के धोनी जी से, प्रजापति जी से कहता हूँ कि एक नेगेटिव नैरेटिव को मत सेट करिए। अगर गौतम अडानी चोर है, अगर उसने कोई भी ये सरकार का पैसा लेकर, सरकार से अनुदान लोन लेकर अगर कोई काम कर रहा है, फैक्ट्री लगा रहा है, तो बेशक आप लोग उसको एक सादी चिट्ठी लिखकर आप उनको अपोज कर सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं। इनके पूरे जो निवेश है वो आम जनता के पैसे, अडानी जी का शेयर स्टेक होल्डर्स को 20-30% भी नहीं है, 70% ये आम जनता का पैसा है। और ये कंपनीज आर परफॉर्मिंग एंड दे आर डिलीवरिंग। इनके शेयर्स के रेट देखो, अडानी के साथ में अंबानी के, टाटास के, बिरलास के, ये जो बड़े बड़े बजाज, फिरोदियास, ये सर कोई आज कंपनी शुरू नहीं हुई सर, ये 40 साल, 50 साल, 60-70 सालों से ये लोग काम कर रहे हैं। और चलते हुए आज इंडिया की हमारी स्ट्रेंथ इतनी बड़ी हो चुकी है कि कंपनी लाइक लार्सन टुब्रो का इंडिया में इतना ज्यादा काम है। आज लार्सन टुब्रो इज द लार्जेस्ट कंपनी दैट इज जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो इसके बारे में खाली कहने के लिए 1000 एकड़ क्या है, the only problem अडानी जी is- के लिए 1000 एकड़ कुछ भी Yeah, मायने नहीं I रखता agree है। with you, but the only problem is that all the big projects, because they are associated with Gautam Adani, that leads to you know that it's too much of a Obviously. coincidence. ये कैसे हो रहा है? क्योंकि एक जमाना मैं पूरी बात सुन सर लूज कैनन देखो सर देखो, पूरी मैं बात तो सुन कुछ कर नहीं सकता। अरे सर दारू वाला साहब पूरी बात सुनिए ना। क्या है, इंदिरा जी के वक्त धीरूभाई अंबानी का राइज हुआ, ठीक है सर, और उस वक्त ये कहा गया कि भाई धीरूभाई ने ये किया, ये किया, ये किया। राजीव गांधी के टाइम पे भी हुआ, नरसिम्हा We राव के never वक्त भी accused. हुआ। We never accused. या सर मुंह मत खुलवाइए सर। पार्लियामेंट के अंदर भी अडवाणी जी की स्पीचेस देख लीजिए सर, धीरूभाई अंबानी और इंदिरा जी का जो नेक्सस है। उसके बाद आप ही के अरुण शूरी साहब, हु लेटर ऑन जॉइंड योर पार्टी एंड ही वाज अ मिनिस्टर फॉर what is it? External affairs. No, he was not. Commerce. Arun Shuri. I'm Commerce. talking about Arun Shuri. Arun Shuri, Disinvestment. Minister for Disinvestment. He was the man who, as editor of Indian Express, had exposed the Ambani is the maximum, and the Ambani Rajiv Gandhi nexus was exposed by him. Now, all I'm saying is this happens. So I don't think you need to be so sensitive about it. The fact remains, if there has been a proper bidding process, a tendering process, nobody can say anything. उसमें क्या है? लेकिन लोगों को समझाना पड़ेगा ना भैया। अब पावर प्लांट के लिए जैसे आपने कहा, आज की तारीख में मोस्ट ऑफ द मशीनरी इन आवर पावर प्लांट्स इज चाइनीज मेड। अब चाइना से आ रही है ना सर, अब क्या करोगे उसके बारे में? Chinese engineers are working over there. You are aware of the fact that there are over 33,000 Chinese engineers working in India right now. Now, my point is, the world is a highly connected place. So you have to do this, whether you like it or not. If you have to generate power, you have to generate power. And without power, you can't do anything. So जैसे अभी आपने बताया, वैसे जितने भी बीजेपी के लोग हैं, उनको बोलना चाहिए ना। मेरा सिर्फ ये कहना है। अब आप बोलें। हाँ,
बोले दरोल साहब। धरवाला साहब, अगर मैं नहीं, गलत बोल रहा हूं तो देखो बोलिए। देखो विरोध करने के लिए विरोध में देखो, जब राजीव गांधी ने यहाँ पर एक कार्पेट डाला था लोगों को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को आओ इंडिया में करो, उसका सबने फॉरगेट अबाउट पॉलिटिकल वेंडेटा अपोजिंग ऑल दैट, बट एज कॉमन सिटीजंस वी वर सो प्राउड ऑफ Rajiv Gandhi when he used to walk around, the way he used to dress up, the way he used to deliver speeches. We all appreciate as a Fantastic. citizens, I agree as with you. educated people, we really look upon him. मगर देखो एक बात मैं कहता हूँ, यहाँ पे टाटा नीना राडिया केस, ये देखो ये तो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। यहाँ पर देयर वर सो मेनी थियरीज दैट वर मेड आउट ऑफ इट, बट इफ देयर इज अ ट्रूथ एंड इफ देयर इज अ कल्प्रिट, अगर गुनाह किया है सर, आई कैन टेल यू कानून के हाथ बहुत लंबे, सब भ्रष्ट नहीं दारूवाला है। साहब। सरकार चलाते हुए हम लोग सब लोग यहाँ पे बिल्डर्स के और बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के प्रेशर में सरकार नहीं आती, और बीजेपी इज द लास्ट पार्टी टू टेक फेवर्स फ्रॉम एनीबॉडी। दैट इज माय वेरी दारूवाला स्ट्रांग साहब, कन्विक्शन एंड बिलीव। डॉक्टर प्रजापति जाने से पहले जो आरोप लगा दिए है, नाउ दैट स्टिक्स। कल मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राहुल गांधी ने रिटन स्टेटमेंट में उनका एंडोर्समेंट है कि उत्तर प्रदेश दलित्स आर नॉट सेफ नॉर द माइनॉरिटी सेफ, न दलित सेफ है न माइनॉरिटी सेफ है। इसके बाद उन लोग लद्दाख वाले इश्यू भी उठाए। लद्दाख में जिस प्रकार से वांगचुक जी को आपने अत्याचार एनएसए में डिटेन किए थे, सो फ्रीडम ऑफ जो राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स है, इसको आप टोटली एनक्रोच करके, यानी माइनॉरिटीज आर नॉट सेफ, दलित बीटन टू डेथ एंड सोनम वांगचुक, ये तीन इंसिडेंट्स शेमफुल है। इट्स अ क्राइम ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। दारूवाला साहब, क्राइम ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट राहुल गांधी सेज। यू वांट टू आंसर टू दैट? संविधान पर आपने क्राइम किया है, क्राइम ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। See, I'll just tell you one thing over here. जो राहुल जी आरोप लगाते और निकल जाते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी इसको रेटोरेट करते हैं। देखिए ये बेबुनियाद सर, ये पूरे बेबुनियाद आरोप है। आज जो लेह लद्दाख में हुआ, कश्मीर इतना सेंसिटिव एरिया है, ये टाइमिंग में कहता हूँ, ये टाइमिंग क्या है? ये डिस्ट्रैक्ट करने का टाइमिंग, लाइक आपको ऑटोनोमस स्टेटस चाहिए। Is it the right time? Over here we have just finished a war over here. We are again, we do not know the sensitivity what is happening over there, but I can assure you ये जो tools है, ये जो कठपुतली है, ये जो इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये जो एक नक्सल अर्बन का एक जो मूवमेंट चला है सर, ये इतनी ज्यादा ताकत है। मगर एक बात ध्यान से सुनिए, इट इज इन द लास्ट लेग, इट इज डाइंग। ये इंडिया के अंदर ये ऐसे जो अर्बन नक्सल्स है, जो इंडिया को 1000 कट से वो लोग ब्लीड कराना चाहते, जो मोदी जी और जो हमारी देश का जो एक स्ट्रेंथ वो लोग देख रहे, क्या इतना कोशिश करने के बाद वो लोग ने मुसलमानों को गुमराह करने में, उनको उकसाने में वो लोग असफल रहे। उन्होंने आई लव मोहम्मद का एक जो स्टिकर बनाया सर, उसका बुखारी शरीफ के अंदर एक ऐसा रहनुमा है, उसके अंदर लिखा है क्या मोहम्मद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारे आपके हम सब के जो एक जमाने में प्रॉफिट थे, आज 1500 साल इस्लाम का कंप्लीट होने के बाद में आप स्टिकर लगा रहे हो। वो स्टिकर कहाँ पर, गाड़ी कहाँ पार्क होती है, उसके ऊपर कैसा उसका तौहीन होता है, ये सब चीज का ये पॉलिटिकल पार्टी उसका फार फेच इम्प्लीकेशंस के बारे में सोचते नहीं, और फिर जब उसके बाद में प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसके लिए ये भड़काव होते हैं, यहाँ पर राइट्स होते हैं। तो ये इतने नीति घिनी पॉलिटिक्स, इतने नीचे के लेवल पे जाके ये लोग पॉलिटिक्स कर रहे, ये चीज इंडिया में नहीं चलने वाली। लेकिन सोनम वांगचुक की अगर बात करें, एक उत्तम एग्जाम्पल है, इंडिया की मुस्लिम जनता ये गुमराह नहीं हो रही है, और ये लोग बिल्कुल राइट्स करने के मूड में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इसका पॉलिटिकल फायदा होता है, पोलराइजेशन होता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ही इसके पीछे ब्रेन है। और उन्होंने कुछ मुसलमान लीडरों को खरीद लिया और उनको बोलते हैं आप इस तरह से करो। मोहम्मद साहब का नाम सिर्फ आप सिर्फ मोहम्मद करके बोलेंगे, आई लव मोहम्मद, और उसको अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी की भाषा यूज करेंगे। आप अरबी में बोलिए मोहम्मद साहब को हम मोहब्बत करते हैं, आप अंग्रेजी का यूज करेंगे। कितने बेवकूफ लोग हैं जो ये बनाते हैं, पोस्टर बनाते हैं, वो ये गैर इस्लामिक है। ये बनाने वाले जो है ना, कठपुतली है भारतीय जनता पार्टी की, दूसरा कुछ नहीं। लेकिन ये बताइए डॉक्टर ढोने, जो अभी इसके पहले भी जो भारतीय जनता पार्टी का और बाकी होम मिनिस्ट्री का जो पूरा है कि भाई ये सोनम वांगचुक जो हैं, इन्होंने पहले बहुत अच्छा काम किया होगा, एंटी चाइना काम इन्होंने बहुत किया, लेकिन
आज की तारीख में वो तो उनको कोई चाइनीज एजेंट बता रहा है, उनको कोई पाकिस्तानी एजेंट बता रहा है। ये क्या हो गया सर, एकदम टर्न अराउंड कैसे हो गया? जब तक वो मोदी जी की तारीफ करते थे तब तक वो देशभक्त थे। जी जब उन्होंने कुछ डिमांड किया, मोदी सरकार का विरोध भी नहीं किया, उन्होंने कुछ डिमांड किए कि हमारे लेह लद्दाख के लोगों को विशेष सुविधा मिलनी चाहिए, तो और मोदी सरकार के बारे में उन्होंने बोला कि सरकार नहीं दे रही, थोड़ी सी नाराजगी जताई, तो हो गए देशद्रोही। जो मोदी जी के फेवर में बोलेगा, भाजपा सरकार के फेवर में बोलेगा, वो देशद्रोही। सर हमने तो ये सुना है जो रूमर फैला हुआ है, और सर जो रूमर फैला हुआ है, जरा मैं सर इनको रमन मैगेसे से पुरस्कार मिला है सोनम वांगचुक साहब को, जी और इन्होंने अपने रोलेक्स अवार्ड भी मिला मदद की है, है। रोलेक्स अवार्ड भी मिला है बर्फीले प्रदेशों में रहते हैं, उन्होंने सोलर प्लांट लगाए हैं, जी, लगाए बहुत सारे योजनाएं उन्होंने सैनिकों के लिए किए, सैनिकों के लिए किए, करेक्ट। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने इतना किया कि देश भर से उनको बुलाते हैं और उनको मार्गदर्शन के लिए बुलाते हैं। इतना अच्छा जो इंटरनेशनली उनको रमन मैगेसे से पुरस्कार किसको मिलता है सर? निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल गांधी जी के पूरे 10 साल में जिधर जिधर गए उसका इंक्वायरी होना चाहिए। धोने साहब, होनी चाहिए। निशिकांत दुबे जी ने कहा कि इनका राहुल गांधी जी के देश के दुश्मनों के साथ क्या साठगांठ है, एस्पियोनेज, देश के खिलाफ काम करना, देश के बाहर जाके देश का अपमान करना। ये पहला लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है जो देश के बाहर जाके देश का अपमान करता है। धोने साहब, इंक्वायरी होना चाहिए। निशिकांत दुबे जी बोलिए, बोलिए धोने साहब। तो उनको बोलना, मोदी जी को बोलिए कि अपॉइंटमेंट परमिशन ले लीजिए ट्रम्प से कि भाई जो कहाँ कहाँ गए हम उसकी इंक्वायरी करना चाहते हैं। जो ट्रम्प साहब ने परमिशन दिए तो मोदी जी ने करना चाहिए, क्योंकि वो इंटरनेशनल में गए तो मोदी जी तो खुद पर लेंगे नहीं, वो तो उनके पापा को पूछेंगे क्या करूं नहीं करूं, ऐसे ही है सर। ये इतने बेवकूफ लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, इन्होंने होम हवन किया था ट्रम्प के लिए, जो हिंदुस्तान के खिलाफ में है ट्रम्प। ये मोदी और ट्रम्प ये दोनों भी हिमजिकल है सर लोग। ये कि इनके दिमाग में क्या आएगा, कब क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ बोल नहीं सकते। थाली बजाओ, ताली बजाओ, क्या करेंगे? कोरोना के वक्त में लोगों को बेफिक्र छोड़ दिया, कोई चिंता नहीं लोगों की, लोग कितने लोग मर गए सर। तो ये सिर्फ हर बात का क्या करते हैं, माहौल तैयार करते हैं, सेलिब्रेशन तैयार करते हैं। इस तरह के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी की। पर आज दोनों साहब, मोदी साहब ने, चिदम्बरम साहब ने जो उठाया उस चीज को फिर प्लेटफॉर्म में नवी मुंबई एयरपोर्ट के उद्घाटन में कहा कि देखिए चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि विदेशी ताकत ने हमको बोला कि पाकिस्तान पे अटैक मत करो, और वो विदेशी ताकत यूएस था। यूएस ने कहा कि पाकिस्तान पे हमला नहीं करना चाहिए। मैंने कल भी बताया। और मनीष तिवारी जो है, जो G23 में लोग हैं, मनीष तिवारी उसमें एक शामिल है। यह असंतुष्ट लोग है, मनीष तिवारी असंतुष्ट आत्मा है, 23 लोगों में एक वो भी है। और अभी मोदी जी को खुश करने के लिए कुछ कांग्रेस वाले लोग कुछ बोलते रहते हैं कि हमको बचाए, हम ऐसा करेंगे, आपको फायदा हो जाएगा, इस तरह के लोग करते हैं कांग्रेस में। तो ये उसका बेनिफिट तो सर ढोने साहब ये बताइए कि कांग्रेस के लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, नंबर एक, और भारतीय जनता पार्टी से आज तक कोई बड़ा नेता कांग्रेस में क्यों नहीं आया? सिर्फ वन वे ट्रैफिक क्यों है? आप ही के नेता उधर क्यों जाते हैं? उनका नेता भी तो आपके पास आना चाहिए ना। कोई आज तक कोई नहीं आया, ये कैसे हो गया सर, बताइए। सर कांग्रेस लोकशाही को मानने वाली पार्टी है, कांग्रेस ने किसका गला नहीं दबाया, कांग्रेस किसको आएगा सर, आएगा बहुत जल्दी आएगा। क्या बात है, समय आएगा। भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता भाज करके समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को ज्वाइन करने वाले हैं 2027 के बाद, देख लीजिएगा सर। ऐसा है, आएगा समय आएगा। ऐसा है ना राजीव जी एक कहावत है, बोलिए, बहती गंगा में हाथ धोना जी। तो इस समय जो नेता हैं, जो विशेष रूप से वो नेता जो जिनकी कोई विचारधारा नहीं, मैं तो सीधी सी कहता हूँ कि जिसकी विचारधारा नहीं होती है वही पार्टी बदलता है, ठीक है ना। जिसकी विचारधारा होती है वो पार्टी नहीं बदलते। जैसे हमारे आजम खान, कितना भी उन्होंने इतना अन्याय सहा है। उत्तर प्रदेश में एक नेता और हैं, गायत्री प्रसाद प्रजापति, हमारे प्रजापति समाज के हैं, ठीक है ना।
उन्होंने इतना अन्याय सहा है। पिछले 2017 से लगातार प्रजापति समाज के बड़े नेता रहे हैं, समाजवादी पार्टी में कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं, खनन मंत्रालय जैसा विभाग रहा है, और उन पर जो आरोप लगाया गया था, उस आरोप को वो कई बार जिसने आरोप लगाया था वो चिट्ठी लिख करके दे चुकी है महिला, लेकिन फिर भी जो है आज अभी उसे उन्हें जेल से बाहर नहीं, अभी उनके अंदर जेल के अंदर उन पर कातलाना हमला होता है, कैंची और चाकू पहुंच जाते हैं। बताइए बताइए किस तरीके से वहां पर जो है कैंची और चाकू पहुंच गए, जबकि पानी की ट्रांसपेरेंट बोतल नहीं पहुंचती है, और गायत्री प्रजापति पर हमला हो जाता है, उन्हें घायल कर दिया जाता है। तो ये सरकार से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए, इनसे कुछ उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि चिंता ना करिए, 2027 जैसे ही उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार जी। बनेगी, ये भाजपा के नेता सब दुम दबा करके भागते हुए नजर आएंगे। योगी या प्रजापति तो ये साहब- समाजवादी कांग्रेस में चले आएंगे या अंडरग्राउंड हो जाएंगे। लेकिन प्रजापति साहब ये सर, बताइए कि अभी तक सोनम वांगचुक साहब जो थे वो सबके हीरो थे, बहुत बढ़िया काम कर रहे थे। आर्टिकल 370 जब रिपील किया गया तब सोनम वांगचुक साहब सबके सामने आए और उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया काम किया है, जबरदस्त हुआ है, यूनियन टेरिटरी बना दी गई लद्दाख को। अब हिल काउंसिल जो है उसकी इलेक्शन होने वाली थी, तो सोनम वांगचुक ने पूछा कि भाई जो लोग हिल काउंसिल को कंट्रोल कर रहे हैं पिछले 4 साल में अपना काम आपने क्या किया, उसकी ऑडिटेड रिपोर्ट दीजिए। उसके फौरन बाद यह देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के ऊपर अटैक हुआ और उसके बाद सोनम वांगचुक साहब अभी जेल में हैं और उनको गद्दार बताया जा रहा है। एनएसए लग गया सर उनके खिलाफ। प्रजापति साहब जी हाँ, सर। राजीव जी, देखिए सीधी सी बात ही है, आज देशभक्त की परिभाषा बदल गई है। पहले देशभक्त वो होता था जो देश के लिए अच्छा सोचता था, देश का सम्मान करता था, देश कैसे आगे बढ़े ये सोचता था, राष्ट्र की तरक्की कैसे हो। आज देशभक्त का अर्थ है गया है भारतीय जनता पार्टी की दलाली करना, भारतीय जनता पार्टी की हाँ हूं करना, भारतीय नेताओं की चापलूसी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चापलूसी करना, केवल यहाँ तक ही जो है भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होना, और सबसे बड़ा आरएसएस का सदस्य होना। आज राष्ट्रभक्त की परिभाषा यही रह गई है। जैसे ही आप राष्ट्र के सम्मान में कोई बात पूछेंगे, भाजपा से कोई प्रश्न करेंगे, भाजपा के खिलाफ जाएंगे, भाजपा से कुछ लोग क्यों परेशान है, लोगों को खाद क्यों नहीं मिल रहा है, लोगों को यूरिया क्यों नहीं मिल रही है, लोगों के किसानों की आय दोगुनी क्यों नहीं हो रही है, जैसे ही आप ऐसे प्रश्न पूछना शुरू करेंगे, आपको पुरानी पेंशन क्यों नहीं मिल रही है, आपको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, अग्निवीर जैसी योजनाएं क्यों लेकर के आ रहे हैं, जैसे ही आप ये प्रश्न शुरू करेंगे, तुरंत ही भाजपा के लोग आपको क्या कहना शुरू कर देंगे, आप देशद्रोही हो, आप पाकिस्तानी हो, आप खालिस्तानी हो, आपको फंडिंग हो रही है। बताइए सोनम वांगचुक को पहले उनको फंडिंग तो पता नहीं कितने सालों से हो रही थी। अरे 11 साल तो अब केंद्र में आपकी सरकार है, 11 साल तक आपको सोनम वांगचुक की फंडिंग जो है नजर नहीं आई, लेकिन जैसे ही उन्होंने कुछ प्रश्न पूछ लिया वैसे ही वो अब जो है आतंकवादी हो गए, वैसे ही देशद्रोही हो गए, वैसे ही उनकी फंडिंग इलीगल हो गई। तो ये लोग जो है जी। कभी भी जो है रस्सी को सांप और सांप को रस्सी बनाने का डॉक्टर काम साहब, अगर कोई कर रहा है तो डॉक्टर- भारतीय जनता डॉक्टर पार्टी के लोग कर साहब, रहे हैं। जो दलित को मारा गया, दलित व्यक्ति को मारा गया ड्रोन थेफ्ट के केस में, ये उन पे एलिगेशन था कि ड्रोन चोरी कर दिया है और बहुत बुरी तरह उनको मार डाला। एक वो है, और कंटिन्यूस जो अल्पसंख्यक पर अटैक हो रहा है उत्तर प्रदेश में, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे ने जॉइंट स्टेटमेंट में इनका निंदा कर दिया, अखिलेश यादव जी ने निंदा कर दिया, पर क्या कुछ प्रभाव पड़ा योगी आदित्यनाथ में? क्या दलितों पर और वंचित को पर और जो अल्पसंख्यक है उन पे अत्याचार कम हुआ है? प्रजापति साहब, डॉक्टर प्रजापति। प्रदीप जी, शायद अभी मैंने 7-8 दिन पहले 9 दिन पहले आपके साथ डिबेट की थी और इनसे कहा था एनसीआरबी के आंकड़े नहीं आ रहे हैं। जी। अब एनसीआरबी के आंकड़े आ चुके हैं 2023 के। बताइए 2025 चल रहा है और आंकड़े लेके आ रहे हैं 23 के। 24 के आ जाने चाहिए थे अब तक, तो 25 के नहीं आने चाहिए, 24 के आ जाने चाहिए, लेकिन 22 के आने में इतने देर समय लगाया और आंकड़े आए तो सर पढ़ लिए होंगे अच्छी तरीके से आंकड़े क्या है। जी। मैं पढ़ दूं? जी। बोलिए जी, बोलिए मैं बोलिए। पढ़ दूं? बोलिए सर। उत्तर प्रदेश पूरे भारत में महिलाओं के ऊपर अत्याचार में नंबर 1 है।
जी। दहेज में नंबर 1 है, बाल हत्या में नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में नंबर 1 है, हर चीज में नंबर 1 है एनसीआरबी के। दलितों पर अत्याचार और पिछड़ों पर अत्याचार में नंबर 1 है। ये सारे आंकड़े हैं एनसीआरबी के, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप बता दीजिए, पढ़ दे। ये हमारे भाजपा के प्रवक्ता बैठे हुए, ये पढ़ दे कि हाँ मैं झूठ बोल रहा हूँ, कि कहीं भी मेरी बात में झूठ हो। हर चीज में नंबर 1। और सुनिए अगली बात, सबसे बड़ी बात, दूसरे नंबर पर ज्यादातर महाराष्ट्र है, वहां भी भाजपा महाराष्ट्र की है। सरकार। तीसरे नंबर पर राजस्थान है, वहां भी भाजपा की सरकार। चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश है, वहां भी भाजपा की सरकार। 5वें नंबर पर छत्तीसगढ़ है, वहां भी भाजपा की सरकार। कुछ जगह बदल गए, लेकिन है टॉप 5, हर चीज में टॉप 5 में कौन है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हर जगह। क्यों है भाई? आखिर कहाँ है आपका लॉ एंड ऑर्डर? कहाँ है आपकी कानून दारूवाला व्यवस्था? साहब, इसके बारे में कहाँ है कुछ आपका बोलेंगे आप, इंटेलिजेंस? सर? कहाँ है आपकी एलआईओ? कहाँ है आपकी Can we- जांच can we go to एजेंसियां? दारूवाला कहाँ है साहब? आपकी सुरक्षा एजेंसियां? कहीं तो आप दिखते नहीं, केवल हवाई बातें जरूर करेंगे, फर्जी आंकड़े देने का काम करेंगे। फर्जी आंकड़ों में नंबर 1 जरूर है भारतीय जनता पार्टी के लोग। दारूवाला साहब, these are the NCRB figures, National Crime Research Bureau of the Home Ministry. These are their figures. The maximum number of crimes against women are committed in Uttar Pradesh, followed by Maharashtra, followed by Rajasthan. All 3 Bharatiya Janata Party ruled states, sir. Sir. Yeah, Rajiv sir, this figures that you have said that has recently been published, we have not, इसके ऊपर पार्टी का और होम डिपार्टमेंट का मंथन हुआ नहीं है, जी। बट सिंस इट इज बीन ब्रॉट अप एंड हमारे प्रजापति सर ने, हमारे साथी ने ये फिगर को लाया है, बेशक इसका जवाब मुझे देना पड़ेगा। गिव मी लिटिल टाइम, आई विल जस्ट गो थ्रू इट एंड आई विल पक्का कम बैक ऑन द सेम चैनल एंड वील हैव सम प्रॉपर results and some proper Doctor, replies There's that only we can one give thing. to you, sir. There is only धन्यवाद। one thing. 10 सेकंड और लूंगा। There's 10 only, सेकंड, हाँ मैं आ रहा हूँ, आप ही के पास आ रहा हूँ। There's only one रुकिए, small thing. रुकिए, दारूवाला साहब, रुकिए। before you go, 10 सेकंड और लूंगा। प्रजापति साहब 10 सेकंड क्यों? आप 2 18 में मिनट भी में। आपका नंबर 1 था, 19 में भी नंबर 1 था, 20 में भी नंबर 1 थे, 21 में भी नंबर 1 थे, 22 में भी नंबर 1 थे। तो भैया ये 5-6 साल से Sir, but क्या that is the आप exact इसका number. डाटा एनालिसिस अरे नहीं कर रहे थे प्रजापति क्या? साहब, या बेवकूफ बना रहे हैं उत्तर प्रजापति प्रदेश को, भारत के लोगों साहब, को? प्रजापति अरे सर, साहब, उनके पास प्रजापति जवाब साहब, नहीं बोल दिया उन्होंने, वो एक सेकंड सर, दारूवाला साहब एक सेकंड, चलिए और सर, ढोले मैं साहब भी एक आज सेकंड। साहब बहुत आज मैं सज्जन आदमी आई है। लीव Gentlemen, gentlemen, सर, वो gentlemen, बहुत सीधे gentlemen, आदमी है, this सज्जन is आदमी है, because you are सबसे talking बात about the बोलते हैं, total दारूवाला number. Gentlemen, you're talking about the total number. In terms of the total number, naturally समझ UP जाइए। will be number 1. It has the largest population for any state in India. The figure to be talked about is the ratio. We'll have to look at नहीं। that. के क्राइम रेशियो क्या है? राजीव जी, बोलिए। परसेंटेज वाइज भी नंबर 1 है। Percentage wise is नंबर then- 1 तो है ही, then परसेंटेज that- वाइज भी नंबर 1 है, then- परसेंटेज वाइज भी नंबर 1 है। Then that is worrying. जो Then that मैंने is बताया था terrible. ना, मैंने बताया 6.1% की वृद्धि हो रही थी 2018 में, 2022 में 13.2% की वृद्धि थी, अब की बार और बढ़कर के 16% की हो गई है। आखिर ये वृद्धि क्यों हो रही है? रिड्यूस तो होना चाहिए सर रिड्यूस होना चाहिए थोड़ा, मैं भी डॉक्टर, थोड़ा डॉक्टर, बताया हुआ, मैं भी अली जरूर, रिड्यूस तो डॉक्टर, होना चाहिए, डॉक्टर, नीचे आना चाहिए ना, 13.2% से नीचे आ जाता तब तो मैं मान लेता। दारूवाला गुनेगारों को साहब, मदद करने वाले लोग आ गए सर सत्ता में, वो क्यों रुकेंगे? दारूवाला साहब, अभी इस कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के सर न्यायाधीश पे एक सनातन धर्म को मानने वाला, सनातन का अभिमान रखने वाले व्यक्ति ने चप्पल फेंकी सर सुप्रीम कोर्ट के सर न्यायाधीश पे, और भारतीय जनता पार्टी के फॉलोअर उसकी तारीफ कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के जी। नेता उसकी तारीफ कर रहे हैं। जी। ये उसने अच्छा काम, बहुत हिम्मत बताई। दारूवाला साहब, he wants to leave. दारूवाला साहब. दारूवाला साहब, आई वांट टू आस्क यू समथिंग। पाकिस्तान इज स्कैर्ड, पाकिस्तान डरा हुआ है, बोलते बिहार चुनाव है, बिहार चुनाव है, वापस हमको अटैक करेगा। हाँ, बस बिहार पाकिस्तान चुनाव डरा हुआ है, बिहार चुनाव आने वाला है। ख्वाजा आसिफ ने स्टेटमेंट दे दिया आज, हमको लगता है मोदी साहब हमको फिर अटैक करने वाले। बिहार चुनाव, सर, ये भारतीय सर्जिकल जनता स्ट्राइक। पार्टी और पाकिस्तान मिले हुए हैं सर। आप हमको, हमारा इलेक्शन है, आप हमको गालियां दो, जब हमारा रहेगा तब हम आपको देंगे। सब ये सब मिली भगत है इनकी, ये हमेशा, ये पुरानी दोस्ती है सर इनकी। ये मुस्लिम लीग के साथ इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अलायंस किया था, पुरानी दोस्ती है इनकी। तो ये कोई ऐसा नहीं है हिंदू मुस्लिम की बोलते हैं, इनके तो सब
इनकी तो लड़कियों ने मुसलमानों से शादियां की है, ये सब मिले हुए लोग हैं। कांग्रेस वाले कोई लड़के, कांग्रेस वालों के लड़कियों ने मुसलमान से शादी नहीं की है, इनके लोगों ने। और वो उनके घरों में आना जाना है, वो दामाद को अच्छे से वो करते, उनके दिल में कोई मुसलमानों के बारे में कोई नफरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दिल में सिर्फ वो लोगों को बताते हैं, लोगों को भड़काते हैं, उनके दिल में नहीं है नफरत। भारतीय चलिए, तो जनता दारूवाला पार्टी साहब से पूछ के लेते हैं। दारूवाला साहब, ये लोगों को नफरत सिखाते हैं। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ने आज कहा कि हमको डर अरे, लग रहा है, आप अरे सर, अटैक मिले करेंगे हुए बिहार सर, चुनाव। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर सवाल जब उनका मेरे को इलेक्शन पूछा था। आएगा, सुनिए, सर, जब उनका सर- इलेक्शन आएगा तो मोदी जी कुछ सर बोलेंगे। उनको बोलने तो दो सर। ये सब मिली भगत है सर। सर ऐसा तो मत करो। बिहार का इलेक्शन सर, बिहार का इलेक्शन। सर डोंट मेक दिस इनको गोदी किसी मीडिया इन भी हालत रिवर्स। में जीतना है। सर डोंट मेक दिस गोदी मीडिया इन रिवर्स। गोदी मीडिया वाले आपको नहीं बोलने देते, आप बीजेपी वालों को नहीं बोलने देते। यहाँ पे आप कृपा करके दारूवाला साहब को बोलने देते। ख्वाजा आसिफ अली दारूवाला साहब, ख्वाजा हाफिज डिफेंस मिनिस्टर का हाल कहना कि डर लग रहा है, वापस हमको अटैक करेंगे, बिहार चुनाव है, हर चुनाव से पहले हमको अटैक करते हैं। दारूवाला साहब, नहीं, see, I'll tell you, I'll take it with a pinch of salt. The only reason I'm smiling is सवाल मेरे को पूछा, जवाब दोने साहब ने दे दिया। चलो कोई बात नहीं। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए बीजेपी के दिल में कोई भी दुश्मनी नहीं है। Fantastic. That is breaking news. आज कांग्रेस के प्रवक्ता, आज धोनी जी आज एलिमेंट में नहीं है। आज धोनी जी शायद नहीं, क्या मुझे लगता है, क्या काफी सच बोल रहे। कंफ्यूज है बीजेपी नहीं, कंफ्यूज नहीं, मैंने बोला लोगों को भड़काते हैं, लोगों को मुसलमानों का विरोध सिखाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ भड़काते हैं। उनके दिल में कोई मुसलमानों के लिए भावना खराब नहीं है। वो तो गले मिलते हैं, वो तो बिरयानी खाने पाकिस्तान भी जाते हैं, वो तो उनकी लड़कियां मुसलमानों से शादी ब्याह कर लेती है, फिर भी उनके घर में जाते हैं। उनको मुसलमानों से कोई नफरत नहीं, वो आम आदमी को नफरत सिखाते हैं, जला लीजिए पूरा हिंदुस्तान में। धोनी जी बहुत अच्छी बात है। अगर ऐसा होता है तो आपके मुंह में घी शक्कर, यहाँ पे वाद विवाद, यहाँ पे निकाह, यहाँ पे मोहब्बत और निकाह करने में कोई भी आपत्ति नहीं है। अगर ऐसा होता है, इसका इंटेलिजेंस रिपोर्ट तो आपके पास रहेगा, क्योंकि सरकार तो 60-70 साल आपने चलाए, हम तो सरकार में अभी आए। किसने कहा निकाह किया, कहा शादी की, ये आपको बहुत अच्छी तरह मालूम है, क्योंकि 10 साल से आप लोग के पास काम तो कुछ बचा नहीं है। आप सिर्फ कांग्रेस वाले सिर्फ बैठ के बीजेपी को ट्रोल कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, पर इसके अंदर से एक बात हमने जानना चाहिए और इसकी सराहना करना चाहिए। क्या यहाँ पर मोदी जी ने कहा था, क्या जो भी देश भारत की तरफ आंख उठा के देखेगा तो उसको सही जवाब दिया जाएगा। आज पाकिस्तान जो ट्रेम्बल कर रहा है, हिल रहा है, और उसकी जो आज ये पोजीशन है, एक जमाना था कि जियाउल हक जब उसका प्लेन जब इंडिया पे से जाता था तो यहाँ का एयर स्पेस बंद किया जाता था। ये डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट। मैं तो इतना खुश हूँ कि आज आपके मुंह से, धोनी जी के मुंह से, देश को आपके नेशन नाउ के माध्यम से आज इंडिया क्या शक्ति बन चुका है, एयर सुप्रीमेसी और आर्मी की सुप्रीमेसी कहाँ पहुंची है, ये आज सारा देश, सारा वर्ल्ड देख रहा है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, एक जमाने में जो यहाँ से संपत्ति लूट के जाते थे, इंडिया को एक चिड़ियाघर समझते थे, आज वो लोग यहाँ पे प्लेन लेके उनका सारा कैबिनेट लैंड कर रहा है और उसकी स्वागत आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये जो चेंजिंग सिनेरियो है, ये जो एक कंस्ट्रक्टिव माहौल है, और ये जो नया भारत जो कहते हैं, ये उसका एक ग्लिम्स है। और ये मेरे देशवासी देख रहे, ये देश आज जो 25 से लेके 38 तक के जो यूथ है, ये यूथ ये देश को और इस तरक्की को समझ रहा है। और आने वाले जो 20 साल है, 2047 सुवर्ण जो काल, जिसे 25 इयर्स ऑफ ग्लोरियस ईयर जो मोदी जी भारतीय जनता पार्टी कहती है, ये सच होने जा रहा है। आप कितना भी नाकारो, आप कितना भी इसको पहचानने से इनकार करो, मगर आई विल फिनिश माय डिबेट क्योंकि नमाज का वक्त हो रहा है। धोनी जी, आप कितना भी इसको नाकारो, मैं एक बात एज अ लिविंग स्टेटमेंट कहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के दिल में बिल्कुल मुसलमानों के लिए नफरत नहीं है, मगर अपीसमेंट पॉलिटिक्स में हम करते नहीं है। तीसरी आखिरी बात, क्या ये देश की तरक्की जो 25 करोड़ मुसलमान है यहाँ पर, ये देश को बनाने में ये 25 करोड़ मुसलमान का सहयोग रहने वाला है। 7% लोग वोट दे रहे, और जब 20% वोट और बढ़ेंगे तो ये भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 50 साल तक कोई भी सरकार गिरा नहीं सर, सकती। आपने रिगन को देखा है सर, छाता पकड़ के राजीव गांधी के लिए देखा है आपने? रोनाल्ड रिगन थे, वो ऐसा छाता पकड़ के चलते थे,
राजीव बेशक। गांधी के लिए इंदिरा जी देखा के था, लिए, इंदिरा जी के लिए, उसको बेशक। बोलते इंदिरा गांधी सम्मान। के लिए सर, इंदिरा और बेशक और आपने सम्मान है, उसे देखा हम है कि सल्यूट एक करते हैं। बराक ओबामा एक स्टूडेंट के जैसे हाथ बांध के खड़े रहते थे मनमोहन सिंह के सामने, वो देखा है, इसको बोलते हैं सब सम्मान। 100%, और जब वो 100%। गाड़ी में बैठते मैं हैं सर तो मैं हमारे ही थे मानता ना, हूं, मैं तो आपसे उसका तो गेट हमारे ही बंद थे ना करने का सर। काम मनमोहन भी सिंह, बराक ओबामा ने आज किया था सर। मनमोहन सिंह, राजीव गांधी, आपने जो जो नाम लिया, इसका मैं तहे दिल से आदर करता हूं। मैं बिल्कुल कुछ उनके शान में कहने की मेरी औकात नहीं है। ये देश को जो बनाया, आज भारतीय जनता पार्टी को ये देश जो एक इतने अच्छे प्लेटर पे सुरक्षित भारत देने का अगर किसने काम किया है तो वो राजीव गांधी जी ने किया है। मनमोहन सिंह जी के बारे में, वो इतने स्टेन फ्री ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर थे, इसके बारे में कोई भी आक्षेप और झूठ बात नहीं कर सकता। बीजेपी का प्रवक्ता हो मगर झूठ बात कहना मेरे खून में नहीं है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू वेरी मच दारूवाला साहब, थैंक यू। दुआ में याद रखिएगा सर, दुआ में याद रखिएगा, जा रहे हैं अभी। लेकिन दारूवाला साहब कमिट नहीं करते कि वो सोनम वांगचुक को छोड़ कर रहे हैं। मैं आज भी वेरी फ्रैंक विद यू, वो जो सोनम वांगचुक को अभी अरेस्ट किया है ना सर, वेरी फ्रैंकली वो जब बाहर आएगा ना, उसका कद जो है, पॉलिटिकल स्टेचर जो है उसका 100 गुना ज्यादा होगा, ये भी बता दें। और लद्दाखियों को इस तरीके से आप एंटेगोनाइज नहीं कर सकते सर, कांट डू दैट। दोनों तरफ से नहीं होता सर। सर वो एक दिन में उनको देशद्रोही साबित कर दिया। सर वो जो आदमी देश के जनता के, देश के मिलिट्री के लिए मदद करने वाला, देश में नए नए जो उन्होंने कई आविष्कार किए सर, नए नए शिक्षा के आविष्कार क्षेत्रों में किए, रिसर्च जी, किए, जी। और इंटरनेशनल लेवल का रहता है। रमन मैगसेसे से पुरस्कार उनको मिला है सर। तो ये जब तक वो उनके फेवर में थे तो देशभक्त थे ना, अभी एक दिन में देशभक्त द्रोही सर हो वो गए। एंटी चाइना मूवमेंट के हेड थे, चाइना जी। विरोधी मूवमेंट के हेड थे। उन्होंने सबसे पहले नारा दिया था निर्भरता का, और ये कहा था मेक इन इंडिया खरीदिए, चाइनीज प्रोडक्ट्स नहीं खरीदिए, ये कहा था सोनम वांगचुक साहब ने। तो हो सकता है चाइना के दबाव में आके हो सकता है कार्रवाई की होगी। न, ये प्रश्न आपने अच्छा पूछा धोले साहब, आपने पूछा, राहुल गांधी जी ने पूछा, उद्धव ठाकरे जी ने पूछा कि क्लाइमेट चेंज के लिए पाकिस्तान में कॉन्फ्रेंस वांगचुक जी गए थे, उसके लिए आपने उसको देशद्रोही खेले करार कर दिया। बट आप इंडो पाक मैच खेलते हो, अमित शाह, जय शाह अरेंज करके, तो गद्दारी कौन कर रहा है? वांगचुक क्लाइमेट चेंज का फंक्शन अटेंड करने गए या आप इंडो मैच? ये बहुत अच्छा तरह से आप, तो क्या आपको नहीं लगता कि इंडो पैक मैच इटसेल्फ एक बड़ा मुद्दा था जो जय शाह एंड कंपनी, अमित शाह को कटघरे में खड़ा करना चाहिए? सर मोदी जी, अमित शाह, ये सब व्यापारी लोग हैं। इनको पैसा दिखता है, व्यापार दिखता है, बाकी कुछ नहीं है। ये देशभक्ति वगैरह इनको तो खून में नहीं सर, देशभक्ति। इनके जो बाप दादा थे 100 साल हो गए संघ को, आरएसएस को, ये भी देशभक्त नहीं थे। तो ये क्या, ये हिंदुत्व की बात करते हैं, लेकिन इनका एक भी सरसंघ चालक, एक रज्जू भैया छोड़ के 100 सालों में एक ही समाज के लिए काम करने वाली संगठन है सर। ये तो दिखाते हैं कि भाई हिंदुत्व, क्योंकि वोट है सबका, सबके वोट लेना है। लेकिन जो बात आपने कही है अभी कही है सर, उसके ऊपर जरा शोध करना चाहिए। क्या चाइना का प्रेशर तो नहीं है जिसकी वजह से? हाँ, हो सकता है चाइना का प्रेशर होगा। क्योंकि अभी चाइना के साथ संबंध अपने अच्छे हो गए हैं, ट्रेड बहुत बढ़ गया है, तो व्यापारी लोग हैं, मैंने बोला ना, अभी मोदी जी व्यापारी है, तो उसी व्यापारी वक्त है। ये तो खुद एंटी तो बोलते हैं, चाइना मेरे खून में मूवमेंट जो व्यापार है सर, जो एंटी खुद चाइना है। मूवमेंट है लद्दाख में, ये उसका लीडर है। अब इसको अंदर डाल दिया आपने, मतलब नहीं, जरा मैं गले से उतरती नहीं है बातें, वेरी फ्रैंकली। तो और ये कहा जा रहा है कि ये क्या देशद्रोही है, ये मतलब एफसीआरए का वायलेशन हो सकता है, मानता हूं सर। ये लोग ऐसे हैं, ये बात किसी ने बोली नहीं होंगी, लेकिन आपको एक बात बोलता हूँ, ये जो आजम खान है, ये आजम खान जब तक बोलते थे कि इन्होंने, आजम खान ने समाजवादी पार्टी की सरकार गंवाने का भी काम किया था। इन्होंने इतना समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोला था कि कल्याण सिंह के लड़के को क्यों मंत्री बनाया। उसके साथ ही बैठते थे मंत्रिमंडल में, वो कल्याण सिंह का लड़का भी मंत्री था, ये भी मंत्री थे, दोनों साथ में बैठते थे। उस वक्त उनको अच्छा लगा, और बाद में उन्होंने मुद्दा उठाया कि ये कल्याण सिंह के लड़के को क्यों लिया, जिसने बाबरी मस्जिद शहीद किए थे। ये सब मुद्दे उठा के उन्होंने समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम किया। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी को अच्छे लगते थे। जब बोलते थे कि कारगिल की लड़ाई मुसलमानों की वजह से जीती, तब भारतीय जनता पार्टी को अच्छे लगते थे। लेकिन जब उन्होंने बोला कि हम हो सकता है राम भी हमारे नबी होंगे, हो सकता है कृष्ण भी हमारे नबी होंगे,
तो कोई भी मुसलमान प्रभु रामचंद्र के खिलाफ या कृष्ण के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मुसलमानों को ऐसा लगता है कि हो सकता है कि हमारे वो राम और कृष्ण भी हमारे नबी होंगे, जैसे पैगंबर साहब नबी है जी। वैसे वो भी हमारे नबी रहे होंगे। इस तरह के जब उन्होंने भाषा शुरू किए तो उनको लगा ये तो खराब आदमी है, ये तो हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात कर रहा है, ये तो हिंदू और मुसलमानों में झगड़े लगाने की बात ही नहीं कर रहा, डाल दो जेल में। यही है सर इनकी पॉलिसी। ये सत्ता के लिए इतने लालची लोग हैं, छोटा सा छोटे राज्य में बेईमानी से सरकार बनाते हैं। गोवा में इनको मेजोरिटी नहीं मिली थी, फिर भी बेईमानी से इन्होंने सरकार बनाई, छोटा सा राज्य गोवा। तो ये इतने हैं। एक चंडीगढ़ के महापौर का इलेक्शन जी, वोटिंग देखा, में देखा, वो आपने तो देखा वो क्या तो हुआ। सबने देखा, जी। एक एक उनको इतने सत्ता के लालची लोग हैं कि छोटे से छोटे इलेक्शन में भी ये बेईमानी कर लेते हैं। लेकिन नोरे साहब ये बताएं, जो प्रदीप जी ने जिस बात से आपसे शुरुआत करी थी कि किसानों को जो रिलीफ मिल रहा है, अभी जो मुआवजा मिल रहा है, हो सकता है कि ज्यादा हो कम हो अलग बात है, लेकिन क्या असल में उनकी जेब में पहुंचेगा, उनके पास पहुंचेगा क्या? मतलब पूछ रहा हूं मैं आपसे। नहीं, अभी तो देखेंगे सर, अभी से बोलना गलत है। उनको मिला नहीं मिला वो तो अभी जब मिलेगा तो ठीक है, मिलना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बुरी हालत में है। वो Correct. लोग बोल रहे कि हम तो सब पूरे हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई। हम रात में हम पढ़ रहे थे सरकारनामा, हर जिले का उसमें दिया था, बहुत ही हालत बेकार है, बहुत जी। बुरा लगता है। और सर किसान जो अन्नदाता है वो अगर मुश्किल में है तो समझ लेना हिंदुस्तान की आम पब्लिक पूरी मुश्किल में जाएगी। सर 36 डिस्ट्रिक्ट हैं पूरे महाराष्ट्र में, 36 डिस्ट्रिक्ट, एक एक डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन 6 या 7 डिवीजन है। तकरीबन जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, ऑलमोस्ट 98% सब जो है फ्लड इफेक्टेड हैं। हाँ। सबकी सब सारी क्रॉप्स खराब हो गई हैं। और इस बार तो जो खरीफ क्रॉप है वो तो गई सर, हाथ से गई। वो तो इस बार तो धान की खेती जो है वो होगी नहीं होने वाली इस बार, जहां तक मेरा ख्याल है, एज फार एज आई नो। और शुगर केन की जो क्रॉप है वो भी बहुत बुरी तरह खराब हुई है। गन्ने की जो खेती है, कहाँ, मतलब ये आई डोंट नो, आई होप द गवर्नमेंट हैज अ प्लान, मतलब हाउ टू कॉम्पेंसेट। आपको लगता है कि 32,000 करोड़ के जो कंपनसेशन देने का सरकार ने ऐलान किया है वो ठीक नहीं है, ज्यादा देना नहीं चाहिए? सर नुकसान जिस लेवल पे हुआ है, जिस प्रमाण में नुकसान हुआ है, जी। ये जो मदद है ये बहुत कम है। लोग पूरे तबाह हो गए सर, पूरा उनका नुकसान हो गया। लोगों के घरों की जो चीजें सब वो भी बह के गई, इतना नुकसान हुआ है। सिर्फ खेती का नहीं है, लोगों के बाकी जो भी है, घर भी खराब हो गए, टूट गए, सब नुकसान हुआ है। खेती तो पूरी खत्म हो गई। तो ये जो नुकसान हुआ बहुत बड़ा नुकसान है। और आपको एक बात बताऊं, भारतीय जनता पार्टी जो है किसान विरोधी है। इसके पहले मैंने कितने बार बोला है, इनके जो नेता तो किसानों के खिलाफ बोलते ही बोलते हैं, लेकिन इनके जो पारंपरिक वोटर है वो भी क्या बोलते हैं कि किसानों को क्या है, बोलते हैं एक दाना बोते हैं और 100 दाने उगते हैं, फिर भी हमेशा रोते हैं। इस तरह की भाषा इनके जो पारंपरिक वोटर है वो बोलते हैं। नेता तो बहुत बोलते हैं, वो तो बोलते हैं, गोपाल शेट्टी बोलते कि ये किसान की आत्महत्या एक फैशन बन गई है। बोले कोई सर फैशन के लिए कोई मरता है आदमी? हाँ, इनके जो है एकनाथ खड़से इनके पार्टी में थे, बोले अरे मोबाइल बिल भरने के लिए आपके पैसे है और आपको बिजली का बिल भरते नहीं, खेती का जो इलेक्ट्रिक का बिल रहता है वो आप भरते नहीं, मोबाइल बिल भरने के लिए कैसा पैसा है आपके पास? ये बोलते हैं। हमारे यहाँ के अकोला के सांसद थे पहले, अभी उनका लड़का सांसद है, केंद्र में मंत्री भी थे वो, भारतीय जनता पार्टी ने उनको केंद्रीय मंत्री बनाया, संजय धोत्रे। उन्होंने बोले थे कि किसान मरते हैं तो मरने दो, सरकार कब तक मदद करेंगी। तो ये इनके नेता है सर। और इसके अलावा कई बार इनके नेताओं ने बराबर, इनके राधा मोहन सिंह ने क्या बोला था, कृषि मंत्री ने संसद में बोला था कि किसान की आत्महत्या जो हो रही है वो क्यों हो रही है, वो क्योंकि किसान लफड़ेबाज है, लफड़े करते हैं, प्रेम प्रकरण करते हैं, इसीलिए इनकी आत्महत्या हो रही है। दूसरे कृषि मंत्री ने बोला था कि ये जो आत्महत्या हो रही किसानों की इसलिए हो रही है क्योंकि वो दारू पीते हैं। और जब महाराष्ट्र में इनकी सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, महाराष्ट्र के 2 जिले यवतमाल और उस्मानाबाद, ये दो जिले एक प्रातिनिधिक स्वरूप में लिए गए थे कि आप देखो किसानों की आत्महत्या हो रही है, क्या कारण है, उस पर क्या कारण मदद कर सकते हैं। तो सरकार ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने क्या रिपोर्ट भेजी है कि ये किसानों की आत्महत्या इसलिए हो रही है कि ये नहीं है कि भाई इनको खेती में अनाज नहीं हो रहा, खेती पानी के वजह से या पानी न होने की वजह से खेती बहुत मुश्किल में जा रही है, किसान परेशान है, किसान का 2 टाइम का खाना नहीं मिल रहा है,
बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा, बच्ची की शादी नहीं कर पा रहा, इसलिए किसान निराश है और निराशा अवस्था में हताश होकर वो आत्महत्या करता है, ये ऐसा लिखना चाहिए। तो उन्होंने लिखा है कि किसान जो है वो झगड़ालू है, किसान दारू पीते हैं, किसान प्रेम प्रकरण करते हैं, इस तरह का रिपोर्ट ये याद है महाराष्ट्र सरकार ने ये दिया मुझको है। याद है, इसके ऊपर हम लोगों ने काफी शोज भी किए थे, याद है मुझे, और ये हुआ था। इन एनी इवेंट, थैंक यू वेरी मच सर, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू डॉक्टर ढोने। डॉक्टर ढोने साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक यू सो मच फॉर योर इनसाइट। आज आरएसएस में कुछ बोले नहीं धोने साहब, आज नहीं बोल रहे थे आरएसएस के बारे में, बोला कितना बोला था सर? कांग्रेस की एक गलती रही कि आरएसएस का इतिहास इन्होंने जनता को, विद्यार्थियों को, सबको बताना चाहिए था, किताब छापनी चाहिए थे, आरएसएस क्या है, ये कांग्रेस की गलती रही। जी आरएसएस का अगर इतिहास कांग्रेस बताती थी तो आज आरएसएस इतनी बढ़ती नहीं, लोग नफरत करते थे आरएसएस के बारे में। सर, ये आपके तो यहाँ भी तेज तो है। अहमद पटेल थे ना बहुत। हाँ, उन्होंने किया था, जी, बाद बहुत- में क्या बहुत हुआ, लोग थे। उसके बाद में जैसा राहुल जी बराबर बोलते हैं, राहुल गांधी सर, देखिए राहुल गांधी बराबर बोलते हैं, जो इसके पहले कोई कांग्रेस नेता ने नहीं बोला, वो राहुल गांधी जी बोलते हैं कि अपने बीच में भी कुछ आरएसएस के लोग हैं। हकीकत है, वो छुपे हुए लोग फायदा कर लेते हैं कांग्रेस का, हम कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं बोल के फायदा कर लेते हैं, उनके दिल में विचारधारा आरएसएस की रहती है और वो सब उल्टा पुल्टा पढ़ाते हैं, जो आप जैसा बोलते हैं वैसे ही हो रहा है। जी, राइट, ये थैंक यू सो मच हकीकत। सर। Dr. Dhone, all the very best to you. Thank you very much, sir. Thank And you, next sir. time you are in Mumbai, please do come and visit us again. ठीक है सर, Thank you very thank you. much. Namaskar, sir. Jai Hind. नमस्कार नमस्कार। Jai Hind, sir. Well, some people are never satisfied, are they? I mean, 32,000 crores may not be very much, may not be enough, I agree, but it's at least a start. And there will be an audit to get into how much more is required, because more will be required if Maharashtra agriculture has to stand on its own 2 feet again, and they have to look at the changing climate patterns. Because if this rainfall, this kind of rainfall continues, Pradeep ji, we are in real trouble. Let's be we very had clear. this kind of flooding all across the states, all across the country. Yes. We are in Punjab, we are in various states. Sir, Himachal Pradesh, Himachal Uttarakhand, Pradesh, yes, yes, parts yes. of UP, Punjab, पंजाब तो पूरा ही पूरा डूब गया, Even हालत the खराब हो south, गई। तमिलनाडु वगैरह बहुत। तमिलनाडु में हुआ, केरल में yes, हुआ, yes. थैंकफुली केरल में जो 3 के 4 साल पहले जो त्राही मची थी वो नहीं मची, लेकिन फिर भी सर द होल पैटर्न हैज चेंज, सो वी विल हैव टू स्टडी इट वेरी वेरी केयरफुली एंड जस्ट चेक आउट व्हाट नीड्स टू बी डन, एंड अ वेरी सीरियस लुक हैज टू बी टेकन एज टू व्हाट इज गोइंग ऑन ओवर हियर। तो in any event, that's just about it as far as we are concerned. And by the way, this is for our viewers. आपको याद होगा कि समीर वानखेड़े जी को लेकर के हम लोगों ने एक शो किया था, और उस वक्त भी हम लोगों ने आपको बताया था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने समीर वानखेड़े जी की अर्जी को रिजेक्ट नहीं किया है, उनको सिर्फ ये कहा है आप इसको इसमें अमेंडमेंट करके लाइए कि हाउ इज इट मेंटेनेबल इन दिल्ली। आज दिल्ली हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया है शाहरुख खान साहब को, आर्यन खान साहब को और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और नेटफ्लिक्स को कि भाई आपके खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए, क्योंकि समीर वानखेड़े इशू नहीं है, समीर वानखेड़े का मजाक उड़ाना इशू नहीं है, इशू है, विषय ये है कि आपने पूरे डिपार्टमेंट का, और जो लोग आज की तारीख में ड्रग्स के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, जो सरकारी मुलाजिम हैं एनसीबी में, नेशनल कंट्रोल ब्यूरो में, नेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में और एंटी नारकोटिक्स सेल में, अलग अलग लोकल पुलिस के, उनका आप मजाक कैसे उड़ा सकते हैं? प्रदीप जी, And SRK using a platform to belittle good officers with Yes. integrity. और वो भी आप- सत्यमेव आपके जयते। प्लेटफॉर्म है, आपको प्लेटफॉर्म मिला तो पहले आप जो पहले पिक्चर में था कि बच्चे से उठाने से पहले बाप से पूछा करो, ये डायलॉग जवान शायद पिक्चर में था, उसके बाद अब ये बिलिटरिंग, और भी चर्सी दिखा रहे हैं कि ड्रग पार्टी चल रहा है, वहां के लोग ऑफिसर्स को उंगली दिखा रहे हैं, ऑफिसर्स को बिलिटल कर रहे हैं, तो it's uncalled for. So you are It's actually demeaning the entire integrity of the nation. That's right, you're demeaning all the enforcement forces, including the Narcotics Control Bureau, the Anti-Narcotics Cell, all those people who are involved in the battle against drugs. मतलब आप क्या है, ये जो फाइनेंस करी है पिक्चर, ये किसने करी है? क्या ड्रग वालों ने करी है? मतलब मैं पूछ रहा हूँ, आप जिस तरीके से एनसीबी के लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, ऑफिसर्स का मजाक उड़ा रहे हैं, पूरे डिपार्टमेंट का मजाक उड़ा रहे हैं, what? You've been financed by druggies? What's going on here? And you're actually promoting drug culture in this. Yes, particular. that's what you're Our doing. Bats of Bollywood is promoting drug culture actually.
Yes. खुलेआम दिख रहा है कि you're smoking, you're doing all kind of drug parties and all kind of things that which the law says it's wrong. Inspiring the youth to move more and more towards drugs. Yes. Because you guys are taking drugs. That's what you are showing. That's what you are showing in your own movies. That's what you are doing in your own serials. And today, the Delhi High Court has ruled on Mr. Sameer Wankade's petition that by 30th of October they have to reply. और उसके बाद आगे क्या होगा देखते हैं, जो कानूनी प्रक्रिया वो चलेगी, देखा जाएगा. लेकिन जैसा हमने पहले आपको बोला था कि समीर वानखड़े जी की पिटिशन को रिजेक्ट नहीं किया गया है. Today it has been taken on board. And there have been served notices They have asking been for served personal notices. appearances. Personal appearances on Yes. 30th of October. बिल्कुल सर. जी कहा गया. Right, that's it. That's all we've got for you in tonight's show. आज के शो में सिर्फ इतना ही. प्रदीप जी और मेरी तरफ से आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. वंदे मातरम. और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें. Do Subscribe to the channel. fastest growing channel of the nation, Nation Now. The fastest growing channel of the nation, Nation Now. Fastest growing channel of the nation, Nation Now. और आप सब लोगों को एक बार फिर नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, भारत माता की जय, जय हिंद. जय हिंद.